और जी लास्ट क्लास इलेक्शंस हो गए थे, है ना। फर्स्ट इलेक्शंस हो गए थे। नेशनल लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए उस पर लड़ाइयाँ भी हो गई थी। और अंतिम रूप में इंग्लिश और हिंदी दोनों को ही रख लिया गया था एज ऑफिशियल लैंग्वेजेस, राइट। सो द स्टेटस रिमेन्स द सेम टिल नाउ। उसके बाद इंडिया में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज बन गई, बिकॉज वी आर अ मल्टी पार्टी कंट्री। अब यहाँ पर 1957 के अंदर एक हिस्टोरिक, सो टू से, एक हिस्टोरिक चीज क्या हुई कि जो कांग्रेस पार्टी थी उसको सीपीआई ने हरा दिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। 100 साल इनके पूरे हो गए हैं। 100 साल पहले ये पार्टी बनी थी। 2025 में ये 100 साल मना रहे हैं। न्यूज़पेपर्स में बहुत सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं इस चीज के ऊपर, हालांकि दे आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। नाउ व्हाट हैपेंड, एक तो ये पहली सरकार थी ऐसी दुनिया में, कम्युनिस्ट सरकार, पहली, जो डेमोक्रेटिकली चुन के बनी थी, राइट। इससे पहले यूएसएसआर के अंदर, सोवियत रशिया के अंदर भी कम्युनिस्ट की सरकार आई थी, लेकिन वो डेमोक्रेटिकली वो इलेक्शन जीत के नहीं आई थी। सिमिलरली चाइना के अंदर भी एक रेवोल्यूशन हुआ था, तो दुनिया में कहीं पर भी पहली सरकार कम्युनिस्ट डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्ट होकर कहीं आई थी तो वो था केरला। एंड चीफ मिनिस्टर बने थे नंबूद्रीपाद। अब यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंसिडेंट क्या बताया जाता है कि कैथोलिक चर्च एक एजुकेशन बिल की प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करता है। अब सीपीआई सरकार जो है, कम्युनिस्ट लोग जो हैं वो थोड़े से नास्तिक होते हैं, है ना। एथिस्ट टाइप। एथियस्ट टाइप, वो बहुत आगे की बात करते हैं। तो उन्होंने एक एजुकेशन बिल लाया जिससे कैथोलिक चर्च नाराज था। अब कैथोलिक चर्च की नाराजगी को रिस्पेक्ट करते हुए ये सरकार गिरा दी गई, राइट। सो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, नेहरू गवर्नमेंट ने एडवाइस किया कि केरला की सरकार जो है उसे डिसमिस कर दिया जाए, विच वॉज अ वेरी एंटी डेमोक्रेटिक स्टेप। क्योंकि वो केरला के लोगों ने चुनी हुई थी सरकार। अगर उनको कुछ ऐसा नापसंद आता, केरला की सरकार कुछ करती और वो उनको अगर पसंद नहीं था, तो अगले इलेक्शन में उनको वोट आउट कर देते। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को डिसमिस करेंगी। कॉन्स्टिट्यूशन राइटर्स ने इसकी उम्मीद रखी थी कि ये बहुत ही रेयर होगा, बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन कोई पैदा हो जाएगी। लेकिन हमने क्या देखा, आफ्टर इंडिपेंडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद बहुत छोटी छोटी बातों पर, बीच में क्या होता था कि कांग्रेस के अलावा कोई पार्टी आती थी भारत में, सेंट्रल गवर्नमेंट वो सारी कांग्रेस की सरकारों को डिसमिस कर देती थी, राइट। सो दिस वाज वन इंसिडेंट। नेहरू गवर्नमेंट ने केरला सरकार को डिसमिस कर दिया एंड प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दिया इस चीज को लेकर। ठीक बात है जी। नाउ क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंस एवोल्यूशन के अंदर इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या हुआ, एजुकेशन में क्या हुआ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या हुआ, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाउ व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमी, हमने क्या किया, बताओ जी। कुछ मैंने बताया होगा, मैंने प्रीवियस क्लासेस के नहीं बताया। 5 ईयर प्लान्स किए, लेकिन हमने कैसी इकोनॉमी बनना डिसाइड किया था, डू यू रिमेम्बर। मिक्स्ड इकोनॉमी, है ना। हम मिक्स्ड इकोनॉमी बने हैं। एंड दो तरीके की इकोनॉमीज होती हैं, एक होती है कैपिटलिस्ट, ये तो पता ना आपको। एक होती है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का ही एक्सट्रीम फॉर्म इज कम्युनिस्ट। अब आप अगर एक मिक्स्ड इकोनॉमी हो तो आप यहां पर भी हो सकते हो, आप यहां पर भी हो सकते हो, आप यहां पर भी हो सकते हो, राइट। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब है कि प्राइवेट सेक्टर भी होगा, पब्लिक सेक्टर भी होगा, लेकिन किसकी डोमिनेंस होगी, कि हर देश का अपना अलग स्टैंडर्ड होगा। ठीक बात है जी। नाउ प्लानिंग कमीशन वाज क्रिएटेड इन 1950 टू डू व्हाट, टू प्लान द इकोनॉमी। मैंने आपको बताया था ना प्लानिंग कैसे होती है, कि पहले आप देखते हो कि आप ऑब्जेक्टिव्स क्या रखना चाहते हो, आप करना क्या चाहते हो देश में। आप गरीबी हटाना चाहते हो, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करना चाहते हो, आप रीजनल इनइक्वालिटी को खत्म करना चाहते हो, आप डिफरेंट जो सोसाइटी के अंदर धर्म, जात,
एथनिसिटी के आधार पर असमानता है उसको खत्म करना चाहते हो। फिर सेकंड स्टेप क्या होता है, आप देखते हो कि आपके पास रिसोर्सेज कैसे हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, एंड फिर इन रिसोर्सेज को आप किस तरीके से यूटिलाइज करोगे कि जो आपके ऑब्जेक्टिव्स आपने निर्धारित किए हैं उनको आप पूरा कर सको। इसको बोलते हैं प्लानिंग। ठीक बात है जी। अब प्लानिंग कमीशन में हमने 5 ईयर प्लान्स बनाने स्टार्ट किए। इसकी जो बहुत लंबी कहानी हम डिस्कस करते हैं 5 ईयर प्लान्स की, वो हम डिस्कस करते हैं इकोनॉमी के अंदर। उसमें ये देखा जाता है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या था, सेकंड में क्या था, थर्ड में क्या था। हालांकि वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं रह गई है, बिकॉज प्लानिंग कमीशन अब बंद हो चुकी है और उसके जगह पे क्या आ गया है, क्या आ गया जी, नीति नीति आयोग, नीति आयोग आ गया है। ये हमारी बात हुई है, पहले भी हुई है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इज नीति। ठीक बात है। सो 5 ईयर प्लान्स हमने अब बंद कर दिए। क्यों? पहले हम मिक्स्ड इकोनॉमी थी, यहां खड़ी हुई, यानी हमारा ऑलमोस्ट जो ओरिएंटेशन था वो सोशलिस्ट ही था। राइट, वी वर वेरी फार अवे फ्रॉम कैपिटलिस्ट पॉलिसीज। हमारी इकोनॉमी के अंदर समाजवाद बहुत हैवी था, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की डोमिनेंस थी। इंडिया को, इंडियंस को बताया गया था दैट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स आर गोइंग टू बी द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। मतलब इतनी जरूरी चीज है कह रहे हैं। ठीक बात है। और ये भी आपको डिस्कशन पता होनी चाहिए कि उस समय के लिए डिसीजन वाज गुड बिकॉज कैपिटलिस्ट यानी प्राइवेट सेक्टर वाज नॉट हैविंग मनी। उनके पास ऐसे लोग भी नहीं थे, तो चीजें बहुत डिफिकल्ट थी। न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री के लिए प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी चीजें कर पाना डिफिकल्ट थी। फॉर एग्जांपल रोड्स बनाना, पोर्ट्स बनाना, एयरपोर्ट्स बनाना। अब तो हमारे पास कंपनीज हैं, लेकिन हुआ क्या कि हम इतने ज्यादा सोशलिस्ट हो गए, घड़ियां भी कौन बना रहा है, सरकार बना रही है। एचएमटी की घड़ियां आती थी, है ना, क्यों बना रही है सरकार घड़ियां? वो तो बनाने दो प्राइवेट सेक्टर को। लेकिन हुआ क्या कि हमारा जो प्लानिंग प्रोसेस था वो इतना पोलिटिसाइज हो गया। क्या हो गया? पोलिटिसाइज हो गया, मतलब उसका राजनीतिकरण हो गया। जहां पर इलेक्शन है वहां पर फिजूल के वादे कर दिए जाएंगे बिना सोचे समझे। आप मान लो कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, मान लो रेस्टोरेंट खोलना चाहते हो, आप देखोगे ना कि वहां पर क्या लोग आते हैं, है ना, यही सोचोगे ना। क्या वहां पर मेरे को ह्यूमन रिसोर्स मिल जाएगा, मेरे को वो खाना बनाने वाले मिल जाएंगे, वेटर्स मिल जाएंगे, क्लीनर्स मिल जाएंगे, यही सोचोगे। अब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग तो सरकार का काम है, वो नहीं सोच रहे हैं क्योंकि उनको प्रॉफिट की नहीं पड़ी हुई, सरकार का पैसा है। जहां इलेक्शंस हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी ऐसी स्टेट में जहां पर कोयला नहीं मिलता, वहां पर आप बिजली बनाने का प्लांट अनाउंस कर देते हो बिकॉज इलेक्शंस हैं और वहां पर खोल देते हो। तो पहले तो कोयला माइन होके बहुत दूर स्टेट से आएगा, वहां पर बिजली बनेगी, फिर बिजली जो है वहीं से वापस जा रही है। राइट, इट मेक्स नो सेंस। ह्यूमन रिसोर्स नहीं मिल रहे हैं वहां पे। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसका बेस्ट यूज हो, ऐसा नहीं हो पाया। हम्म। तो जैसे 1991 में वो आई थी एलपीए। सो उससे पहले मतलब इंडिया में कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या मतलब बहुत कम, टाइप मतलब बहुत कम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस थी। प्राइवेट कॉर्पोरेट देखते हो, सो मतलब वैसा नहीं होता था मतलब। बहुत कम होता था 1991 से पहले। प्राइवेट सेक्टर में काम करना वाज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज आप इकोनॉमी में क्या पढ़ोगे, दे विल डू लाइसेंसिंग। पहली बात तो रिजर्व्ड इंडस्ट्रीज होंगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ काम कर सकती है। दूसरी लिस्ट होगी स्टेट गवर्नमेंट भी उसमें काम कर सकती है, लेकिन कर सरकारें ही सकती हैं। बची हुई चीजें कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर कर ले लेकिन लाइसेंस लेकर जाए। लाइसेंस, परमिशन, कोटा राज, कितना आप बनाओगे वो भी परमिशन लेनी पड़ेगी। बियॉन्ड दैट लिमिट अगर आप मैन्युफैक्चर करना चाहते हो फिर आओ मेरे पास। पोल्यूशन का सर्टिफिकेट लो, बिजली कैसे लगवानी है। तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट, काम करना बहुत डिफिकल्ट बना दिया गया था। इसीलिए इंडिया ग्रो नहीं कर पाया, इसलिए बहुत स्लो रेट ऑफ ग्रोथ पे हम ग्रो कर रहे थे, जिसको अभी आजकल आर्टिकल्स में दोबारा चर्चा स्टार्ट हो गई है बिकॉज प्राइम मिनिस्टर ने इसका भी नाम ले दिया, हिंदू ग्रोथ रेट बोला जाता था। राइट, ग्रो नहीं कर पा रहे थे, 3-4% पे ग्रो कर रहे थे। समझ गए इस बात को? सो दैट इज वाई बिकॉज देयर वाज नो प्राइवेट सेक्टर एंड सरकार से नहीं बिजनेस होता है। गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस डूइंग बिजनेस।
सरकार से बिजनेस नहीं हो पाता। ये बड़ी हमारी डिस्कशन हुई थी, मैंने आपको एग्जांपल दी, सरकारी बस देख लो, सरकारी स्कूल देख लो, सरकारी हॉस्पिटल देख लो, बीएसएनएल देख लो, ऑल दीज आर एग्जांपल्स कि गवर्नमेंट से नहीं होता, गवर्नमेंट नहीं कर पाती है। रेलवे स्टेशन की मैनेजमेंट आज भी देख लो, एयरपोर्ट्स की अच्छी क्यों है? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को आउटसोर्स कर दिया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किसी ना किसी प्राइवेट सेक्टर को दे दिया कि जो करना है जी करो, हमें इतने पैसे दे देना बस। राइट। बस अड्डे और रेलवे स्टेशन आज भी सरकार के हाथ में है, उसको नहीं दे रहे हैं। तो आप उसकी हालत देख सकते हो, आपको बाथरूम भी साफ नहीं मिल रहा है। ऐसे ही है ना। और बहुत छोटी जगह पे सरकार कुछ मैनेज कर सकती है, जैसे कि चंडीगढ़, दिल्ली, वहां पर आपको कुछ कुछ अच्छी एग्जांपल्स मिल जाती हैं कि सरकार ने कुछ करके दिखा दिया। आप एरिया बड़ा कर देते हो, एक स्टेट बना देते हो, तो फिर नहीं हो पाता। फिर आपको लिबरलाइज कर देना चाहिए, प्राइवेटाइज कर देना चाहिए, जो प्राइवेट सेक्टर करना चाहता है उसको करने दो। आपके पैसे का नुकसान नहीं होगा, सरकार के पैसे का नुकसान नहीं होगा, सरकार का पैसा बनेगा। आपने अगर एक रेलवे स्टेशन बनाया है, आप प्राइवेट सेक्टर से अपफ्रंट पैसे ले लोगे, उसको कैसे रिकवर करना वो देखेगा। चाहे फिर वो गेमिंग स्टेशंस लेकर आए, खाने वालों को लेकर आए, जो मर्जी करे, उनसे पैसे लेगा वो। ठीक बात है जी। बट सरकार एटलीस्ट अकाउंटेबिलिटी इंश्योर कर पाएगी कि आपके एग्रीमेंट में ये साइन हुआ था कि हमारे सिटीजन्स को हमेशा साफ टॉयलेट्स कम से कम मिलने चाहिए, पीने का पानी जो है फ्री रखना पड़ेगा आपको, ये सारी चीजें आप प्रोवाइड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कि करें तुम्हारी कंपनी को ब्लैकलिस्ट। तो ऐसे में प्राइवेट सेक्टर को काम करना पड़ता है। तो सरकार का काम क्या है? रेगुलेशन है, गवर्नेंस है। सरकार का काम धंधा करना नहीं है। और सरकार अगर सब काम छोड़ के गवर्नेंस करने लग जाए, सिर्फ रेगुलेशन करने लग जाए, ओवरसाइट अच्छी करने लग जाए, तो सरकार बिना एक भी काम किए लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी कर सकती है। मान लेते सरकारी स्कूल बंद हो गए, सब सरकारी स्कूल बंद करो क्योंकि आप गरीब के बच्चे को नहीं पढ़ा रहे हो, मजाक कर रहे हो उसके साथ, नीचे बैठाए हुए हैं बच्चे, इतनी सर्दी में, गर्मी में, छतें नहीं है, धूप में, बरसात में क्लासेस लग रही हैं, 4th to 8th सारे बच्चे एक ही क्लास में बैठे हुए हैं बिकॉज ये टीचर हायर करना भूल गए। आप करके दिखाओ प्राइवेट सेक्टर में, पेरेंट्स आपकी जान ले लेंगे। लेंगे कि नहीं लेंगे? सरकारी स्कूल में आप किसको पकड़ोगे? वो कहेगी जी मैं क्या करूं जी, आप जाके एमएलए साहब से मिलो जी, आप मंत्री से मिलो जी, हमें तो खुद नहीं देते जी, मेरी तो सैलरी नहीं आई जी, खुद की नहीं आई। आप किसको पकड़ोगे? नहीं पकड़ सकते आप। अब कहते हैं सरकारी स्कूल बंद कर देंगे तो जनता ये चीखने लग जाती है, कहते हैं कि ओ माय गॉड, गरीब का बच्चा किधर गया, गरीब का बच्चा किधर जाएगा, उसको कौन पढ़ाएगा? अरे भाई, जिस प्राइवेट स्कूल को आप लाइसेंस दे रहे हो, परमिशन दे रहे हो स्कूल खोलने की, उसको बोलो 10% सीट रिजर्व रखे, और उन 10% बच्चों की जो फीस है वो सीधा डायरेक्टली आप स्कूल को पे कर दो। आपको इतनी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन तामझाम नहीं करना पड़ेगा, आपके कम पैसे लगेंगे, और अमीर गरीब सब बच्चे एक जगह पर बैठ के सेम एजुकेशन ले पाएंगे। इससे बढ़िया तो चीज ही कोई नहीं है। ठीक बात है कि नहीं? सिमिलरली हॉस्पिटल्स, अभी आयुष्मान भारत स्कीम के तहत हुए ही है कि अराउंड 40-50% इंडिया की फैमिलीज को इंश्योर किया भारत सरकार ने। 5 लाख तक का इलाज जो है वो सरकार करेगी, कैशलेस ट्रीटमेंट है। आपके पास आयुष्मान भारत का कार्ड होना चाहिए, आपने जाना है हॉस्पिटल, हॉस्पिटल को दे देना है, हॉस्पिटल जाने सरकार जाने, गरीब की कोई लायबिलिटी नहीं है इसमें। 5 लाख तक का इलाज सरकार कराएगी। अब सरकार अगर जितने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स खोल के बैठी है जहां पर बेसिक पट्टी नहीं हो रही, उनको बंद कर दे तो वो पैसा बच जाए तो 5 से 10 लाख का इलाज कर देगी। आप इस बात को समझ रहे हो? टैक्स पेयर के पैसे को बर्बाद करना मतलब सरकारी खोल दो कुछ भी, यही सत्य है। अब लोग कहते हैं इस आर्ग्यूमेंट को कुछ लोग रिफ्यूट करते हैं, कहते हैं जी पीजीआई बहुत अच्छा है जी, एम्स बहुत अच्छा है, ये भी तो सरकारी, राइट? तो उसके बाहर जिस तरीके से, जिस बेइज्जत ढंग से इलाज करवाना पड़ रहा है लोगों को, तो उसको अच्छा नहीं बोलते। रिलेटिवली अच्छा है। आपके स्टैंडर्ड्स इतने नीचे गिर गए एज सिटीजन ऑफ दिस कंट्री कि जहां पर आपको 3 दिन के बाद बेड मिल जाए और डॉक्टर्स अच्छे हैं, आप उस बात में भी खुश हो। यही बात है ना। पीजीआई में बेड मिलता है, आपको फोन्स करवाने पड़ते हैं हजारों कि एक बेड नहीं मिल रहा जी, बंदे को हार्ट अटैक आया था कल, बाहर लाइंस लगी हुई हैं।
लंगर लगाने के लिए 4 संस्थाएं लगी हुई हैं पीजीआई के बाहर, लगी हैं कि नहीं लगी? तो खाना नहीं दे रही सरकार। वो लोग इतने गरीब, इतने दूर से आए हुए हैं, दे आर नॉट हैविंग फूड, और हम उसको अच्छा बोल रहे हैं। एम्स के बाहर चले जाओ, वहां पर एक लंबी लाइन लगी होती है, सुबह 4 बजे लोग आना स्टार्ट हो जाते हैं, अपने छोटे बच्चे वहीं पर लेटाए हुए हैं जिनको उन्होंने दिखाना है आज, तो आज 4 बजे से लाइनें लगनी स्टार्ट हो जाती हैं। वहां पे एक कैंटीन है, उसकी 9 साढ़े 9 बजे उसका दरवाजा खुलता है, लोग पागलों की तरह टूट पड़ते हैं कि हमें पर्ची मिल जाए खाने की, सस्ता खाना है। सरकार सस्ता देने का क्लेम करती है लेकिन देती नहीं है ना। ये तरीका नहीं है, दिस इज नॉट डिग्निफाइड ट्रीटमेंट, दिस इज नॉट व्हाट इंडियंस डिजर्व और एनी ह्यूमन बीइंग डिजर्व्स। और प्राइवेट सेक्टर में आप जाओगे, हाँ वो प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर चलेंगे, लेकिन एटलीस्ट देंगे तो सही। और अगर आप चाहते हो कि अथाह प्रॉफिट ना कमाए, तो सरकार बैठी हुई है, सरकार उसको रेगुलेट कर सकती है। फॉर एग्जांपल, सरकार ने जो स्टंट डलते हैं हार्ट में, उसके प्राइसेस को रेगुलेट कर दिया, कैप कर दिया कि इससे ज्यादा नहीं आप चार्ज कर सकते। जो पैसा होता है सर। हाँ, सरकार के पास कानून बनाने का तो अधिकार है ना। हाँ, सरकार उसमें भी ज्यादा ओवर रेगुलेशन करेगी तो हॉस्पिटल प्राइवेट सेक्टर कहेगा फिर तुम ही कर लो, हम नहीं करेंगे भाई, हमें तो नुकसान होने लग गया। लेकिन एक जायज रेगुलेशन सरकार करती है। जब मोनोपोलीज क्रिएट हो जाती हैं तो अमेरिकन कैपिटलिस्ट कंट्री, अमेरिकन सरकार भी एक बड़ी कंपनी को लेती है, उसके दो फाड़ कर देती है कि तुम 2 कंपनीज रहोगे, एक नहीं रहोगे। तो वहां पर कंपनी की नहीं चलती। आप नहीं बोल सकते कि हम तो ही प्राइवेट सेक्टर हैं, आपने कैसे दखल अंदाजी कर दी। लेकिन गवर्नमेंट को बिजनेस नहीं करना चाहिए, बस इतनी सी बात है। वो हमने रियलाइज बहुत लेट किया। 1970s में चाइना ने रियलाइज करना स्टार्ट कर दिया, 1980s में हमने स्लोली रियलाइज करना स्टार्ट कर दिया, बट 1991 में जब हमारे पैसे खत्म हो गए, जब 2 हफ्ते का तेल इंपोर्ट करवाने का, 2 हफ्ते के इंपोर्ट्स के ही पैसे देश के अंदर बचे थे और देश दिवालिया होने वाला था, तब हमने रियलाइज किया कि अब हमें जल्दी से रिफॉर्म करने पड़ेंगे, नहीं तो आईएमएफ से पैसे नहीं मिलेंगे। राइट, आईएमएफ ने हमें पैसे दिए, 10 शर्तें लगाई हमारे ऊपर, हमने रिफॉर्म करने स्टार्ट किए, और वही किया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। और उसका नतीजा निकलना स्टार्ट हो गया कुछ सालों के अंदर। बाय अर्ली 2000s, 2000 से लेके 2007-8, जब यूएस सब प्राइम क्राइसिस आ गया और पूरी दुनिया के अंदर रिसेशन आ गया, उसमें भी हम थोड़े बचे रहे। ये सबसे तेजी से हमने ग्रोथ देखी है। हमने रियलाइज किया कि हमारी इकोनॉमी असल में इतनी तेज ग्रो कर सकती है। सैलरीज वगैरह भी सर मे बी इसी एरा में बढ़ी, मतलब इसी टाइम में बढ़ी थी। किसकी? गवर्नमेंट प्राइवेट, मोस्टली प्राइवेट में, मतलब जैसे सबकी। वो तो तब से फिर वी आर ग्रोइंग ओनली। मतलब पर कैपिटा इनकम टाइप कह सकते हैं, मतलब हाँ, पर कैपिटा इनकम इंडिया में बहुत खराब है, वही खराब है। अब हम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है दुनिया की, पता है आपको? फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन हम हैं भी बहुत सारे। 140 करोड़ से ऊपर हो चुके हैं, अब अगले सेंसस में पता लगेगा 150 करोड़ क्रॉस कर चुके होंगे। तो पर कैपिटा इनकम हमारी बहुत अच्छी नहीं है। पर अच्छी चीजें क्या हैं? हमने एक्सट्रीम पॉवर्टी खत्म कर दी, एक्सट्रीम पॉवर्टी हमने खत्म कर दी। पर कैपिटा इनकम इज बैड, दीज आर द गुड थिंग्स, राइट। और अच्छी चीज क्या है कि दुनिया की जितनी भी डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, जितनी भी मेजर इकोनॉमीज हैं, मेजर इकोनॉमीज, राइट, अब आप छोटे देश, आप फीजी के साथ नहीं ना तुलना करने लग जाओगे अपनी, जितनी भी मेजर इकोनॉमीज हैं डेवलपिंग, उनमें से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी आज हमारी है। प्राइजेस इंडिया के अंदर बहुत कम है, इन्फ्लेशन बिल्कुल अंडर कंट्रोल है, राइट, जरूरत से ही ज्यादा कम है, इतनी कम भी नहीं होनी चाहिए। वो आपको न्यूज़पेपर क्लासेस में डिस्कशन हम करते हैं कि क्यों इन्फ्लेशन इतनी कम नहीं होनी चाहिए, 2% तो होनी चाहिए। सो दैट इज अनदर थिंग, दैट वी आर ग्रोइंग वेरी फास्ट। द गुड थिंग इज गवर्नमेंट पिछले 10-15 सालों से बहुत जबरदस्त रिफॉर्म्स ले रही है, जैसे जीएसटी आया है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आया है, ऐसे बहुत सारे रिफॉर्म्स आए हैं जिसका नतीजा आपको 5, 10, 15 साल में दिखना स्टार्ट हो जाता है। सो वेरी सून वी आर गोइंग टू बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। हमारे ऊपर कौन रह जाएगा जी? नंबर 1 पे कौन है और नंबर 2 पे कौन है? नंबर 1 से अमेरिका। अमेरिका एंड चाइना। Then we will be the third one. ठीक बात है जी। तो बस होपफुली इट इज सेड दैट 21st सेंचुरी इज इंडिया सेंचुरी। प्लानिंग हमने रिप्लेस कर दी और हम नीति करते हैं। प्लानिंग जो है वो टॉप डाउन अप्रोच पे काम करती थी,
टॉप यानी सेंट्रलाइज फैसले होके नीचे दे दिए जाते थे स्टेट्स को, और अपने फैसले वो नहीं ले पा रहे थे। अब हम बॉटम अप अप्रोच पे चलते हैं, जैसे कि स्मार्ट सिटीज मिशन में शहरों से पूछा गया कि आप कैसे स्मार्ट होना चाहते हो। अब जैसे चंडीगढ़, शिमला, लुधियाना, तीनों बिल्कुल ही डिफरेंट सिटीज हैं, राइट। तीनों स्मार्ट बनेगी, उसका एक वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच नहीं हो सकती, सेम अप्रोच से आप नहीं बना सकते उनको। ठीक बात है। सो दैट इज वाई हमें बॉटम अप अप्रोच चाहिए इतने बड़े देश के अंदर, बिकॉज केरला की जो डिमांड है, अरुणाचल की जो डिमांड है, मध्य प्रदेश की जो डिमांड है, हिली एरियाज की जो डिमांड है, वो बिल्कुल अलग है, राइट। सो दैट इज इट। और जी, साइंस एंड टेक के अंदर हमने क्या किया, नेशनल फिजिकल लैब, हमने आईआईटीज, आईआईएम्स ये बनाने स्टार्ट कर दिए। एटॉमिक एनर्जी कमीशन, राइट, सो बेसिकली न्यूक्लियर पावर के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया हमने। देन इसरो बाद में बनी, लेकिन उसके कदम स्पेस साइंस के ऊपर रिसर्च करनी भी हमने अर्ली 50s के अंदर स्टार्ट कर ली। सो आपको यहां पे क्या दिख रहा है कि भारत सरकार का विजन was that science is going to be very important। हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर पैसा लगा रहे थे, हमारे पास पैसा खाना खाने के लिए भी नहीं है, देश के अंदर अनाज नहीं है। स्टिल ये प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की फाउंडेशन रखी गई, बिकॉज देश जो है अगले 50 साल की प्लानिंग कर रहा था। अब यहां से पढ़े हुए बच्चे, आईआईटी से, आईआईएम से पढ़े हुए बच्चे, वो ग्लोबल सीईओज बने हुए, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, सबका सीईओ कौन है, इन्हीं इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए लोग हैं, है ना। इसके नतीजे अब आने स्टार्ट हुए हैं। स्टार्टअप जो कल्चर इंडिया के अंदर भी सेटअप हो गया है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस एटॉमिक एनर्जी। इसका क्या नतीजा हुआ कि हमने ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा किया, हमने पोखरान में न्यूक्लियर बॉम्ब अपना टेस्ट कर लिया, हम एक न्यूक्लियर पावर बन गए, राइट। स्पेस साइंस के अंदर हमारा मुकाबला ही कोई नहीं है। जितने कम पैसे में, जितने में हॉलीवुड मूवी नहीं बन रही है, उससे कम पैसे के अंदर हम स्पेस मिशन सक्सेसफुली लॉन्च कर देते हैं। अब तो बाकी कंट्रीज भी इंडिया के लॉन्च पैड यूज करें। बिल्कुल, एग्जैक्टली हम ब्लू बर्ड, हमने 3 दिन पहले अमेरिका की एक सैटेलाइट लॉन्च की है, जो इंडिया की अब तक की सबसे हेवीएस्ट सैटेलाइट लॉन्च है, LVM-3 बाहुबली M6 रॉकेट का इस्तेमाल करके। ठीक बात है जी। मंथली करंट अफेयर्स लगा रहे हो 3 बजे वाले? हाँ, उसमें ये सारा कुछ हमने स्पेसडेक्स डिस्कस किया था, वीनस मिशन डिस्कस किया था, लॉन्च व्हीकल्स हम न्यूज़पेपर्स में भी डिस्कस करते जा रहे हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स, हमने ये सारी चीजें डिस्कस की हैं। ठीक बात है जी। बताने के लिए इतना कुछ होता है, वो बता ही नहीं पाएंगे हम, यही मैं आपको कहता था। जिन्होंने अब लगानी स्टार्ट कर दी, उनको समझ में आ गया होगा कि उसमें चल क्या रहा है उन क्लासेस के अंदर, असल में तो तैयारी वहीं पे हो रही है। करंट अफेयर्स पूरी क्लास 1 बजे ही लगती है। 1 बजे लगती? मेरी इतनी क्लासेस हैं, मुझे याद ही नहीं है। मैं खुद सुबह उठ के कागज देखता हूँ कि किधर जाना है। आज सुबह एक 9 बजे क्लास होती है, 3 से 4 लगती है मंथली करंट अफेयर्स की क्लास। 1 बजे क्या लगता है? 1 बजे तो कुछ भी नहीं लगता। संडे को लगती है। हाँ हाँ, डिले हो गई थी, बहुत रेयर। मंथली करंट अफेयर्स 3 से 4 लगता है, मंडे से फ्राइडे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, आईएएस लॉन्च पैड, वहां पर यूट्यूब चैनल के बारे में सारे अपडेट्स आपको पहुंचेंगे रियल टाइम। ठीक बात है जी। आज भी मैं गोलियां गोलियां खा के पहुंचा हूं यहाँ पे। न्यूज़ पेपर क्लास तो आज आपको सिर्फ PDF ही मिला है, ठीक है। अब कल तक देखेंगे कि वायरल क्या करता है। ऑलराइट जी, एजुकेशन में हमने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज सेटअप करनी स्टार्ट कर दी, बहुत सारी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज बनाई हमने, बहुत सारी दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, पंजाब यूनिवर्सिटी, सारी यूनिवर्सिटीज तब से बनी हुई हैं और बच्चों को पढ़ा रही हैं। एंड ये सारे बच्चे बाद में प्राइम मिनिस्टर्स बने, ग्लोबल इन्होंने बहुत ज्यादा अचीवमेंट्स की। S राधाकृष्णन ये हेड बने इंडियन यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की, UGC सेटअप किया गया, मुदलियार कमीशन वाज सेटअप फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, NCERT बनाया गया, राइट। बस हमें इससे ज्यादा नहीं पता होना चाहिए, राइट, कि इन्होंने क्या रिकमेंडेशंस दी। अब तो ये भी रिप्लेस होने वाला है,
है ना, तो इतनी पुरानी जानकारी क्या इकट्ठी करके करेंगे। सो विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बनने वाला इंडिया के अंदर, जो एक नया बिल है जो अभी रिसेंटली विंटर सेशन के अंदर पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया था, उसमें यूजीसी को, एनसीटीई नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन को, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन को, इन सबको रिप्लेस कर दिया जाएगा, 1 2 3, और बन जाएगा शिक्षा अधिष्ठान। वो फिर सारी रेगुलेशन करेगा। ठीक बात है। सो उस समय एवोल्यूशन के ऊपर हमारे को क्वेश्चन आएगा तो हमें ये बताना ही पड़ेगा। सोशल जस्टिस के लिए हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा वो तो लिखा ही, सामाजिक न्याय, वो सब वर्ग जहां पर अन्याय हो रहा था, वो सारे सामाजिक वर्ग, उनके साथ न्याय करने के लिए हमने क्या कुछ किया। वो कॉन्स्टिट्यूशन तो पूरा का पूरा लिखा ही, एंटी टचेबिलिटी अनटचेबिलिटी लॉ, छुआछूत को बैन करता हुआ। होता ना कि कुछ लोग पोल्यूटेड माने जाते थे समाज के अंदर, कि उनको देख लेंगे तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा हमारा, देखने मात्र के ऊपर भी पाबंदी लगाई गई थी। सो दीज वर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स जो बहुत ही ग्रॉस, क्रिटिस्क, डिस्गस्टिंग चीजें थी। कुछ जातियों को ऐसा बोला गया था कि जब वो गांव में आएंगे तो कुछ आवाज करते हुए आएंगे, घंटी वगैरह बजाते हुए आएंगे, ताकि सारे गांव को और खासकर सो कॉल्ड उच्च जातियों को पता लग जाए कि वो आ रहे हैं, उनके ऊपर नजर पड़ जाएगी तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ऐसे ऐसे भी कुछ कस्टम्स थे। कुएं अलग थे, मंदिर अलग थे, शमशान घाट अलग थे। तो ये अनटचेबिलिटी, कि आप कह रहे हो कि किसी को छू लिया तो आप प्रदूषित हो जाओगे, बिकॉज उनको प्रदूषित माना जाता था, तो इसके खिलाफ एंटी अनटचेबिलिटी लॉ आया। और भी बहुत सारे नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी बनाए गए। वुमेन इक्वल राइट्स के लिए हिंदू कोड बिल लाया गया, जिसमें हिंदू कम्युनिटीज, हिंदू पर्सनल लॉ क्या होता है, जो शादी कैसे होगी, डाइवोर्स कैसे होगा, इनहेरिटेंस कैसे होगी, इन सब चीजों को रेगुलेट करता है। सो हिंदू में सारे इंडियन रिलीजन आते हैं, बिकॉज सिमिलर ही पर्सनल लॉज है ना, ऑलमोस्ट सिमिलर शादी होती है, सिमिलर डेथ के कस्टम्स हैं, इनहेरिटेंस के कस्टम्स हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या हुई, इसका विरोध होना स्टार्ट हो गया कि आपने इस्लामिक सोसाइटी के पर्सनल लॉ को रिफॉर्म क्यों नहीं किया। और वो नहीं किया गया, वो सरकार की उस समय की जो भी मंशा थी, भगवान जानता है। ठीक बात है जी। अब वो मेरे को तो नहीं समझ में आती, अगर मैं उसका व्याख्यान करूंगा इट विल साउंड एंटी माइनॉरिटी, राइट। बट द थिंग वाज कि आप अपीजमेंट ही कर रहे हो, यही कह सकते हैं ना, तुष्टीकरण की राजनीति जिसको कहते हैं। कि इनफैक्ट मुस्लिम वुमेन वर इवन वर्स, उनकी और भी बुरी हालत थी, हिंदू महिलाओं की भी बहुत बुरी हालत थी। एक आदमी 5 शादियां कर लेगा, तो ये बैन कर दिया गया इसमें। डोरी सिस्टम कौन से साल में बैन हुआ? बाद में 1960s में उसके लिए कानून बने थे, राइट। प्री नेटल भ्रूण हत्या के लिए कानून बने थे। So these were some initial things that were done for social justice. उसके बाद बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम्स में हम डिस्कस करते रहते हैं। Now जवाहरलाल नेहरू, इंडिया चाइना वॉर हुई 1962 के अंदर। इसमें चाइना थोड़ा हमसे नाराज था कि हमने तिब्बतन्स यहां पे रख लिए, हालांकि किसी ने बताया नहीं कि क्यों हुई। दे जस्ट एंटर्ड इंडिया टेरिटरी और हमें वहां से भागना पड़ा, हमें हमारी जो पोस्ट थी वो छोड़ के हमें भागना पड़ा। और 24-48 घंटे में वो भी अपने आप ही वापस चले गए, डैमेज करके, एक मैसेज देके। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो गई एंड अगले जो प्रधानमंत्री बने वो बने लाल बहादुर शास्त्री। बीच में इंटरिम, अंतरिम, टेम्परेरी प्राइम मिनिस्टर गुलजारी लाल नंदा बने। अब शास्त्री जी आ गए, तो ये सोचा गया, पाकिस्तान ने ऐसा सोचा कि ये बहुत ही वीक पर्सनालिटी हैं। सिंस ये बहुत ही वीक पर्सनालिटी है, दिस इज द राइट टाइम कि हम स्ट्राइक करें और कश्मीर ले लें। पाकिस्तान कोशिश करता है इनके समय पर भी और फिर हार जाता है। ठीक बात है जी। सो दिस वाज द 1965 वॉर पाकिस्तान के साथ। 1962 में किसके साथ हुई थी? चाइना के साथ हुई थी। 1948 से लगा हुआ है पाकिस्तान, राइट। पाकिस्तान अटैक्स, पाकिस्तान अटैक्स, हारता जाएगा। 1971 में 2 टुकड़े करवा लेगा अपने
बांग्लादेश वॉर में। सो ड्यूरिंग शास्त्री जी जो सबसे बड़े चैलेंजेस थे वो क्या थे? एंटी हिंदी प्रोटेस्ट हुए जिनको उन्होंने मैनेज कर लिया, जो आपने पीछे देखा कि अमेंडमेंट की गई थी ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट के अंदर, अमेंडमेंट करके इंग्लिश को भी कंटिन्यू कर दिया गया था कि वो भी साथ साथ में चलती रहेगी। फूड शॉर्टेजेस थे जिसके लिए इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। और ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो देश के अंदर आता है, हरित क्रांति, जिससे हमारे पास जो फूड शॉर्टेजेस थी वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई, जिसमें हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स लाए गए थे और सरकार ने इन सीड्स को उन इलाकों में दिया, उन किसानों को दिया जहां पर कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था एग्रीकल्चर के लिए। सो फॉर एग्जाम्पल पानी की बहुत जरूरत थी, केमिकल की बहुत जरूरत थी, इरिगेशन की बहुत जरूरत थी हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को ग्रो करने के लिए, और ये सरकार ने सारा कुछ सब्सिडाइज दिया। पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी, कौन कौन से? पंजाब एंड वेस्टर्न यूपी, इन इलाकों के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन आया। एंड यही इलाके हैं जहां पर एग्रीकल्चरल प्रॉस्पेरिटी भी देखने को मिली। यहां के जो किसान हैं दे आर वेरी प्रॉस्परस, बाकी सारे देश की बहुत ही बुरी हालत है। तो यहां पर आया, देन वॉर हैपेंड, इंग्लिश को इन्होंने रखा सो दैट नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में जो भाषा को लेकर विवाद हो गया था उसको शांत रखा जाए। ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई, व्हाइट रेवोल्यूशन की भी हो गई और इसको ऑपरेशन फ्लड बोलते हैं, लेकिन असल में व्हाइट रेवोल्यूशन लेटर ऑन पिकअप करेगा। आज इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ मिल्क है दुनिया के अंदर, और अनाज तो हमारे पास सरप्लस है, हम नेट एक्सपोर्टर्स हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के। ज्यादातर सिर्फ दो चीजें हैं जिसमें दिक्कत आती है, वो क्या है? नंबर वन इज पल्सेस, नंबर टू इज ऑयल सीड्स। ये दो चीजें हैं जो हमें आज भी इंपोर्ट करनी पड़ती हैं एग्रीकल्चर में। ठीक बात है जी। तो असल में ग्रीन रेवोल्यूशन का सक्सेस, उसका मतलब क्या निकला? उसका मतलब ये निकला कि हमारी फॉरेन पॉलिसी अब कंप्लीटली जाकर इंडिपेंडेंट होगी। अब हमें डिपेंड नहीं करना किसी देश के ऊपर, बिकॉज पहले हमें अनाज चाहिए था अमेरिका से, रशिया से और 10 और देशों से, या फिर अनाज खरीदने के लिए हमें पैसे चाहिए थे। अब वो अनाज अगर लेंगे कहीं से तो वो एक्सपेक्ट करेंगे इन रिटर्न कि हम कुछ उनके लिए करें, हमारी फॉरेन पॉलिसी में कुछ तब्दीली होनी चाहिए। ठीक बात है जी। सो इंडिया डिफीटेड पाकिस्तान ड्यूरिंग द 1965 वॉर। ताशकंद एग्रीमेंट साइन करने के लिए शास्त्री जी ताशकंद पहुंचे और वहां पर पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान के साथ साइन किया। वहीं पर उनकी डेथ हो गई हार्ट अटैक से। ये ऑफिशियल स्टोरी है। अनऑफिशियल स्टोरी बहुत कुछ बताती है, जिसमें कहते हैं कि अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी का इसके पीछे हाथ था। CIA वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस बिकॉज कोल्ड वॉर में अमेरिका और इंडिया की बनती नहीं थी, हमारे कुछ साइंटिस्ट को मरवा देना, ये सारा कुछ चलता जा रहा था। अब ये तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, बट दिस इज अ स्टोरी। यहां पर शास्त्री जी की डेथ हो गई। द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी बन गई है जी प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, और बड़ी मुश्किल से इन्होंने अपनी पावर को कंसोलिडेट किया, मुश्किल से इलेक्शंस जीती हैं बिकॉज शी वाज वेरी यंग, नोबडी वाज रेडी टू एक्सेप्ट हर लीडरशिप। एंड वो बोलती चालती भी बहुत कम थी। स्टार्टिंग में कुछ लीडर जिनको गूंगी गुड़िया बोला करते थे, फिर देन शी स्टार्टेड स्पीकिंग, तो ज्यादा ही बोल पड़ी है। शी इमर्ज्ड एज अ वेरी पावरफुल प्राइम मिनिस्टर देन। शिमला एग्रीमेंट साइन होता है 1971 वॉर के बाद। 1971 में क्या हुआ था पता आपको? ईस्ट पाकिस्तान था और वेस्ट पाकिस्तान था। ईस्ट पाकिस्तान बंगाली मुस्लिम्स थे, वेस्ट पाकिस्तान जो आज पाकिस्तान है वहां पे पंजाबी मुस्लिम्स डोमिनेट करते थे और भी बहुत सारे पठान्स, पख्तून्स, बलूच, सिंधी। लेकिन पंजाबी मुस्लिम्स जो हैं उनकी बड़ी जबरदस्त डोमिनेंस है सारी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, आर्मी, एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेसेस, हर चीज के ऊपर। एंड उन्होंने इसको क्रिएट करके रखा। राइट, इंडिया में आप आज नहीं बोल सकते किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन की पूरे देश के ऊपर डोमिनेंस है, यू कैन नॉट से दैट। यहां पर सच में डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट किया गया। राइट,
वहां पर ऐसा था। अब बंगाली मुस्लिम स्टार्टेड डिमांडिंग कि भाई हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों होती है, एंड वी आर बंगालीज फर्स्ट, हमारी आइडेंटिटी हमारा कल्चर जो है उसको प्रोटेक्ट करके रखा जाए। कल्चर क्या है उनका? बंगाली कल्चर है। एंड जो वेस्टर्न पाकिस्तान, दे वर नॉट रेडी फॉर दिस। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि इलेक्शंस में जीत जाओगे तो आपका प्रधानमंत्री मंत्री बन जाएगा, और वो जीत गए। जो ईस्ट पाकिस्तान था उस समय, जो आज बांग्लादेश है, वहां के बंगाली मुस्लिम्स वो जीत गए इलेक्शन। तो असल में पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए था, अगर उस इलेक्शन के रिजल्ट को माना जाता, शेख मुजीबुर रहमान को। उनको उठा के जेल में डाल दिया, और सारे बंगाली इंटेलेक्चुअल्स लीडर्स उनको मारना पीटना स्टार्ट कर दिया, नरसंहार स्टार्ट हो गया वहां पे। वुमेन वर बीइंग रेप्ड, प्रोटेस्टर्स को बहुत ब्रूटल तरीके से क्रश करने की कोशिश की जा रही थी। एंड उसका नतीजा क्या हुआ कि बहुत सारे रिफ्यूजीज बांग्लादेश से उठकर इंडिया आना स्टार्ट हो गए, यहां पर रिफ्यूजी कैंप बनने स्टार्ट हो गए। अब इंडिया इतना पावरफुल नहीं है, इंडिया के पास इतने रिसोर्सेस नहीं है। इंदिरा गांधी ने पूरी दुनिया को अपील करना स्टार्ट किया कि हम इतने ज्यादा रिफ्यूजीज ज्यादा समय के लिए नहीं रख सकते, पाकिस्तान जो कर रहा है इसके लिए दुनिया को कोई एक्शन लेने की जरूरत है। दुनिया कैसे लेगी? बिकॉज दुनिया तो वेस्टर्न कंट्रीज डोमिनेट कर रही हैं, और पाकिस्तान वेस्टर्न कंट्रीज के साथ कोल्ड वॉर के अंदर मिल चुका है। सो नोबडी इज टेकिंग एनी एक्शन। तो इंडिया ने फिर वॉर स्टार्ट कर दी। जो रेफ्यूजीज आए हुए थे उनको भी ट्रेनिंग दी, मुक्ति बाहिनीस, छोटी छोटी ऐसे मलिशिया ग्रुप्स बनाए, रेफ्यूजीज के साथ इंडियन आर्मी गई। और फिर 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने सरेंडर किया। दुनिया के इतिहास में इतना बड़ा आर्मी का सरेंडर कभी नहीं हुआ। तो उन्होंने सरेंडर किया, और उसके बाद शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसमें हमने माइल्ड ही एग्रीमेंट साइन किया। शिमला एग्रीमेंट में लिखवा लिया कि जो भी हमारे डिस्प्यूट्स हैं इंडिया और पाकिस्तान के, वो बायलैटरल तरीके से आपसी बातचीत से ही हल हो सकते हैं। अब ना ही पाकिस्तान यूएन के पास जाएगा शिकायत लगाने के लिए, ना ही अमेरिका के पास जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, राइट? बिकॉज दैट इज व्हाट पाकिस्तान यूज्ड टू डू। अब कुछ लोग यहां पर क्या क्वेश्चन करते हैं कि भाई आप पाकिस्तान जो कश्मीर है ऑक्यूपाइड, वो तो ले सकते थे 93,000 सोल्जर्स छोड़ने के लिए, लेकिन नहीं लिया गया। अब उस समय की सरकार को पता होगा कि क्यों नहीं लिया गया, मर्जी उनकी। बट पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए फॉर श्योर। बांग्लादेश इंडिपेंडेंट हो गया। शेख मुजीबुर रहमान जो है फादर ऑफ बांग्लादेश माने जाते थे, वो बन गए वहां पर राष्ट्रपति। और उसके कुछ सालों के बाद वहां पर मिलिट्री में कुछ एलिमेंट्स थे जो पाकिस्तान का अभी भी समर्थन करते थे, उन्होंने तख्ता पलट करने की कोशिश की और शेख मुजीबुर रहमान और उनकी सारी फैमिली को मार दिया। फैमिली में एक दो मेंबर्स बचे, जिनमें से एक थी शेख हसीना, जो अभी अभी प्राइम मिनिस्टर की अपनी सीट छोड़ के बांग्लादेश से इंडिया आई हुई हैं। तो फिर से वही एलिमेंट्स जो प्रो पाकिस्तान हैं, जो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट्स हैं, उन्होंने दोबारा से वही विरोध प्रदर्शन करने शुरू कर दिए, सरकारें गिरानी स्टार्ट कर दी, माइनॉरिटीज को, हिंदुओं को, बौद्ध लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया, राइट? सो वो स्टोरी यहां से स्टार्ट होती है। सो इट वॉज अंडर इंदिरा गांधी लीडरशिप कि बांग्लादेश बनाया गया था। लेकिन देश के अंदर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बहुत ही, महंगाई बहुत ही, तरक्की नहीं हो रही थी। और इंदिरा गांधी या कोई भी लीडर हो, जितना मर्जी पॉपुलर हो, जब लोगों के घर में स्ट्रगल होगी, फाइनेंशियल स्ट्रगल होगी, तो सरकार जो है वो पॉपुलर नहीं रहेगी, एंड हर पॉपुलैरिटी डिक्लाइंड आफ्टर दैट, राइट? बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम गोइंग ऑन। अब इस दौरान हमने स्माइलिंग बुद्धा, हमारा पहला 1974 के अंदर टेस्ट किया न्यूक्लियर। हालांकि हम इसमें कंप्लीटली न्यूक्लियर पावर नहीं बने थे, लेकिन हमने एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन की। देश में स्टिल फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत थी, और बिहार के स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट करने स्टार्ट कर दिए। वहां पर यूथ ऑर्गेनाइजेशंस के स्टूडेंट प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए, और उनकी लीडरशिप एक सीनियर, एक बुजुर्ग फ्रीडम फाइटर जयप्रकाश नारायण ने ले ली, जेपी। और ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट अब जाकर बहुत इंपॉर्टेंट बन गए, और ये बन गई जेपी मूवमेंट। अब जेपी, जयप्रकाश नारायण, वो जवाहरलाल नेहरू के भी दोस्त थे, और यही इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया भी कहा करते थे। और उन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ बयान देने स्टार्ट कर दिए।
राइट, बिकॉज ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर। पर्सनल रिलेशनशिप बाद में, लेकिन देश की जनता अगर मुसीबत में है तो जेपी इज गोइंग टू स्पीक अगेंस्ट दैट। अब ये क्राइसिस चल रहा था, और इसी बीच एक केस, कोर्ट केस चल रहा था। इसमें राजनारायण केस में, राजनारायण जो इलेक्शन हार गए थे इंदिरा गांधी के खिलाफ, उन्होंने ये इल्जाम लगाया था कि इंदिरा गांधी ने धोखाधड़ी करके इलेक्शन जीते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी यही फैसला सुना दिया कि इंदिरा गांधी का जो इलेक्शन है टू द लोकसभा, दैट वाज इनवैलिड, नाउ शी कैन नॉट बी ऑन हर सीट। आप इलेक्शन जीते बिना 6 महीने से ज्यादा किसी भी मिनिस्ट्री में नहीं रह सकते, एंड शी इज द प्राइम मिनिस्टर। तो अब तो गद्दी छोड़नी पड़ेगी। अब इस क्राइसिस पे आके देश में प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, उन्होंने पूरा जोर लगा लिया डिस्ट्रैक्ट करने का, प्रोटेस्ट को क्रश करने का। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी उनके खिलाफ ये ऑर्डर दे दिया है, तो उन्होंने इमरजेंसी लगा दी देश के अंदर। इमरजेंसी में बहुत सारी फंडामेंटल राइट्स क्रश कर दिए जाते हैं, सारी ऑपोजिशन उठा ली गई, सारे जेल में डाल दिए गए। सो बेसिकली देश के अंदर डिक्टेटरशिप आ गई, राइट? फ्रॉम डेमोक्रेसी, ओवरनाइट इंडिया वाज टर्न्ड इनटू अ डिक्टेटरशिप। 1975 में इमरजेंसी लग गई। 1975 से 1977 तक लोगों के ऊपर बहुत ब्रूटल अत्याचार हुए। इंदिरा गांधी का बेटा था संजय गांधी, एंड इट इज सेड दैट ही वाज कॉलिंग द शॉट्स, और उसने अपने तरीके से, पॉपुलेशन मैनेज, हाँ, इंडिया की जो सो कॉल्ड प्रॉब्लम्स मानी जाती थी उनको सॉल्व करने की कोशिश की। जैसे कि झुग्गियां बहुत हैं दिल्ली के अंदर, ही सेड, वहां पे बुलडोजर भेज दिए, लोग मर गए, गोलियां मार दी गई। पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए ऑफिशियल्स को नसबंदी करने के टारगेट दिए गए, और ऑफिशियल्स को जब टारगेट मिलते हैं, जैसे पंजाब में टेररिस्ट इतने मारे आपने, और वो फिर फेक इनकाउंटर्स होने स्टार्ट हो गए थे, वैसे ही जब आप पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए नसबंदी के टारगेट दे दोगे, तो उन्होंने जिनकी शादी भी नहीं हुई लड़के, वो भी उठा के उनकी भी नसबंदियां कर दी, वो भी अब कभी बाप नहीं बन सकते, राइट? मतलब इनह्यूमेन ट्रीटमेंट, जो इंडिया फंडामेंटल राइट्स के लिए जाना जाता था, जो सब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा गया था, उस सब की धज्जियां उड़ा दी गई। एंड ऑब्वियसली सारे पॉपुलेशन जो ऑपोजिशन के लीडर्स थे उनको जेलों में डाल दिया गया। कहानियां ऐसी चलती हैं कि उनके उनके कपड़ों में चूहे डाल दिए जाते थे, उनको भी बहुत जबरदस्त तरीके से टॉर्चर किया गया। और ये सारे कौन लीडर्स थे? वही बिहार के स्टूडेंट लीडर्स थे, और सारी ऑपोजिशन, और जितने लोग उस समय जेल में गए वो सब बाद में चीफ मिनिस्टर्स बने। लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, प्रकाश सिंह बादल, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी सरदार बन के घूम रहे थे उस समय कि पकड़े ना जाएं। तो ये सारी ऑपोजिशन, एवरीबडी हु वाज नॉन कांग्रेस, उन सबको उठा के जेल में डाल दिया गया। इमरजेंसी अपलिफ्ट करनी पड़ी इंटरनेशनल प्रेशर में। और जब 1977 में इलेक्शन हुए, ऑब्वियसली अब लोग क्या करेंगे, लोग लेंगे बदला, और जनता पार्टी विच वाज अ कोलिशन ऑफ मेनी पॉलिटिकल पार्टीज, उन्होंने मिलकर एक पार्टी बनाई थी, जनता पार्टी। अब उसकी सरकार आ गई, इंदिरा गांधी सत्ता से बाहर। वही इंदिरा गांधी जो बहुत पॉपुलर थी आफ्टर 1971, जब बांग्लादेश बनवाया था, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, राइट? सो 1975 टू 77 चली दिस इमरजेंसी। उसके बाद शी वाज आउट ऑफ पावर। जनता पार्टी जो है वो अपने इंटरनल कंफ्लिक्ट ही नहीं खत्म कर पा रही, वो देश को एक अच्छा डेवलपमेंट का मॉडल दे सकती थी, और शायद हमेशा हमेशा के लिए कांग्रेस पार्टी वीक कर सकती थी। लेकिन उन्होंने कांग्रेस पार्टी और इंदिरा गांधी से बदला कैसे लेना है, जेल में कैसे डालना है उसका फैमिली, उसके ऊपर पूरा फोकस कर दिया। अब लोग गुस्से में थे। इंदिरा गांधी ने दोबारा रैलीज वगैरह करनी धीरे धीरे स्टार्ट की, उसमें किसी ने पत्थर मार दिया इंदिरा गांधी के ऊपर। इंदिरा गांधी स्पीच रोकती नहीं है, जाती नहीं है वहां से, बिकॉज बुरा टाइम चल रहा है, स्ट्रगल करनी पड़ेगी। लेकिन उसी रैली में बोलती हैं कि वो कहते हैं कि इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूं गरीबी हटाओ। वैसी बात करोगे तो फिर लोगों को ये तो समझ में आ गया ना कि जो ऑल्टरनेटिव हमने ट्राई किया था वो तो वर्क नहीं कर रहा। जनता पार्टी तो कुछ कर नहीं रही, आपस में लड़ रहे हैं प्रधानमंत्री कौन बनेगा।
और इंदिरा गांधी ने दोबारा से स्ट्रगल करनी स्टार्ट। तो सिंपैथी, जब क्या होता है किसी भी ऑपोजिशन में जो बहुत नफरत करवा के अपने प्रति लीडर गया होता है ऑपोजिशन के अंदर, जब उसके खिलाफ सरकार पड़ जाती है तो कुछ सिंपैथी भी मिलनी स्टार्ट हो जाती है। अगर आप पंजाब की पॉलिटिक्स को थोड़ा बहुत देखते हो, सुखबीर बादल वॉज हेटेड टिल द डे उनके ऊपर गोली चली गोल्डन टेम्पल के अंदर, राइट। आई डोंट नो अब आपको पता है कि नहीं पता, वो गोल्डन टेम्पल में बैठे हुए थे, उनको अकाल तख्त साहब ने पनिशमेंट लगाई हुई थी कि जो गलतियां हुई हैं उनको मारने की कोशिश की गई, ऑन वीडियो गोली किसी ने 1 सेकंड ऊपर कर दी और वो बच गया। और जो लोग गालियां देते थे अच्छी अच्छी कि मर जाने चाहिए, बर्बाद हो जाने चाहिए, वो भी कहते हैं कि ये तो गलत है भाई, गोली नहीं मारनी चाहिए थी। दिस इज व्हाट हैपेंस। तो सिंपैथी वेव जो है वो दोबारा से कांग्रेस के प्रति आ गई। एंड देन ऑल्सो जब पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव्स लोग डिसाइड करते हैं उस देश के अंदर जहां पर अपनी वोट बर्बाद ना करने के चक्कर में लोग जहां पर ज्यादा शोर मच रहा होता है वहां पे जाके वोट डालाते हैं, उनको अगर एक बार कोई ऑल्टरनेटिव, कोई तीसरा धिर, कोई नई पॉलिटिकल पार्टी आएगी उसको वो वोट डालेंगे और वो एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा, फिर वो दोबारा से 20-25 साल तक ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं करते। और वही हुआ। नाउ इंदिरा गांधी अगेन केम टू पावर, जनता पार्टी की सरकार गिर गई क्योंकि वो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज थी जिसको नहीं मिलता था प्रधानमंत्री की पोस्ट, मंत्री नहीं मिलते थे, वो अपनी सपोर्ट वापस ले लेता था। एंड दोबारा से इलेक्शंस हुए, कांग्रेस पार्टी अगेन वन, इंदिरा गांधी इज बैक इन पावर, राइट। अब उनमें से एक इशू, देश के अंदर बहुत सारे इश्यूज पैरेलली चल रहे थे, एक था पंजाब का इशू। पंजाब के इशू के अंदर चीजें इतनी एक्सट्रीम हो गई कि गोल्डन टेम्पल के अंदर वेपन्स पहुंच गए और जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स थे वो गोल्डन टेम्पल के अंदर बैठे हुए हैं, उसको एकदम फोर्टिफाई कर लिया गया हुआ है। बहुत सारे माइनॉरिटी के लोगों को पंजाब के अंदर मारना स्टार्ट कर दिया गया और बसों से निकाल के हिंदूज आइडेंटिफाई करके मार दिए जाते थे। थापर यूनिवर्सिटी में 21 हिंदू स्टूडेंट्स बाहर निकाल के गोलियां मार दी गई। प्रवासी जो यूपी बिहार के लोग थे वो तो बहुत ही मारे जा रहे थे। पंजाब केसरी के जो मालिक थे लाला जगत नारायण, उनको मार दिया गया, उनकी असैसिनेशन हो गई। ऐसी बहुत हाई प्रोफाइल असैसिनेशन होनी स्टार्ट हो गई। तो चीजें एक्सट्रीम होती गई। फाइनली आर्मी भेजी गई, ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, उसकी वीडियो आपने देख ली होगी, देख ली है, यूट्यूब पे अवेलेबल है। सो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ जिसमें इंडियन आर्मी की जो एक्सपेक्टेशन थी उससे कहीं ज्यादा रेजिस्टेंस अंदर से आई और फिर टैंक्स बुलाने पड़े, बहुत ज्यादा डैमेज हो गई, सिख सेंटिमेंट्स बहुत ज्यादा हर्ट हो गए। ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 के अंदर हुआ। उसके कुछ सालों के बाद ऑपरेशन ब्लैक थंडर भी हुआ था, वो पंजाब पुलिस ने किया था। इट वाज प्लान्ड इन अ बेटर वे। उसमें सब लोग अपने आप ही हाथ खड़ा करके, जो भी टेररिस्ट अंदर घुसे हुए थे उन्होंने अपने आप ही हाथ खड़े करके सरेंडर कर दिया, राइट, क्योंकि दोबारा से ऐसा हो गया था एक बार उसके बाद। बट उसमें आर्मी नहीं गई फिर। गोल्डन टेम्पल, ब्लैक थंडर, हाँ, वो जिसमें अजीत दोभाल भी थे। वो तो फिर हर जगह पे थे उस टाइम पे। ही वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ। बट आर्मी जो है उसको भेजा नहीं जाता, आर्मी वॉर के लिए होती है, ये हमने अब सीख लिया। वी आर हैविंग सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, सीएपीएफ का एग्जाम होता है जो यूपीएससी का, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, ये सारी फोर्सेस हैं देश के अंदर। आर्मी सिर्फ वॉर के अंदर निकाली जाएगी, राइट। आर्मी इज ओनली फॉर वॉर। इवन हमारा इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर, उसमें आर्मी नहीं लगी हुई, उसमें बीएसएफ लगा हुआ है। इंडिया चाइना के बॉर्डर के ऊपर आईटीबीपी लगी हुई है। आर्मी कहाँ पे है सर? आर्मी अपने बैरक्स में, कैंटोनमेंट्स में, राइट। लेकिन उस समय वी वर नॉट वेरी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। और पंजाब पुलिस भी उसके बाद 1980s के अंदर पंजाब पुलिस बहुत एफिशिएंट पुलिस फोर्स हो जाएगी। तो पंजाब पुलिस कोई कुछ भी हैंडल करने के लिए रेडी हो जाएगी, राइट। बट दीज वर द एक्सट्रीम थिंग्स। अब हुआ क्या, जब अकाल तख्त को इतनी डैमेज हो गई, पूरी दुनिया के अंदर ये इमेजेस वगैरह बाद में गई, सो ऑब्वियसली उससे बहुत गुस्सा आया और इंदिरा गांधी की असैसिनेशन हो गई। इंदिरा गांधी वाज असैसिनेटेड ऑन 31 अक्टूबर 1984। उसके बाद फिर 3-4 दिन एंटी सिख राइट्स पूरे देश के अंदर चले, जिसमें बहुत सारे सिख मारे गए
और उसके बाद भी उनको शील्ड ही किया गया, जो लीडर्स वगैरह थे कांग्रेस के लीडर्स, उनको बाद में भी पार्टी ने निकाला नहीं, विच स्पीक्स फॉर इटसेल्फ कि भाई कांग्रेस पार्टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। और फिर राजीव गांधी ने बयान दे दिया, नए नए प्रधानमंत्री बने थे असैसिनेशन के बाद, कि जब एक पेड़ गिरता है तो धरती तो हिलती है। तो बेसिकली ही वाज रेफरिंग टू इंदिरा गांधी एज द पेड़, एंड जो लोग मरे हैं धरती हिलना उसको बोल रहे थे वो। सो आपने जस्टिफाई ही कर दिया, यू आर सिटिंग एज द प्राइम मिनिस्टर, यू पीपल हैव बीन किल्ड, बर्न्ट लाइफ, लोगों को जिंदा जला दिया गया, राइट। अब हमने वो बांग्लादेश के दीपू चंद्र की तो वीडियो देख ली, वो देखी नहीं जाती है, उस समय इतनी वीडियोस नहीं बनी, लेकिन फोटोज हैं। तो वहां पे लोगों को जिंदा जला दिया गया, एंड आप उस बात को जस्टिफाई कर रहे हो। शुड नॉट हैव बीन डन। अच्छे पॉलिटिशियंस, स्टेट्समैन जो हैं वो ऐसी हरकतें नहीं करते हैं, बट दैट वाज डन। अब सिंपैथी वेव पर ही राजीव गांधी इलेक्शंस जीते थे आफ्टर 1984, और बड़ी भारी बहुमत आई, और शायद इसीलिए दंगे होने भी दिए गए थे कि एटलीस्ट फॉर दिस टाइम बिंग, बिकॉज सारे देश के अंदर हिंदू बैठ के इससे पहले क्या पढ़ रहे थे कि पंजाब में इतने हिंदू मारे गए, पंजाब में इतने हिंदू मारे गए। नाउ दे वर वेरी हैप्पी। ऐसी होता है ना, ऐसी माइंडसेट काम करता है भीड़ का। तो ऐसे टाइम उन्होंने वोट डाल डाल के इतनी मेजोरिटी दी राजीव गांधी को, सिंपैथी वेव की वजह से वो इलेक्शन जीत गए। उसके बाद नहीं जीतेंगे, उसके बाद हार जाएंगे अगले इलेक्शन, है। उसमें उसके अंदर एक बहुत बड़ा वो बोफोर्स स्कैंडल हुआ था, स्कैम हुआ था, राजीव गांधी के ऊपर करप्शन के इल्जाम लगाए थे, उसकी वजह से वो हार गए। फिर वो सारे ऑपोजिशन लीडर भी अब बहुत अग्रेसिव हुए हुए थे, जिनको इमरजेंसी में उठा के डाला गया था अंदर, राइट। अब नाउ दिस हैपेंड, उसके बाद टेररिज्म पंजाब के अंदर और ज्यादा उग्र रूप में और भयंकर हो गया, राइट। ये पंजाब की स्टोरी थी। इस पे वापस आएंगे, 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी भी हुई। वहां पे एक फैक्ट्री थी जिसकी, जहां से मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस जो है वो लीक कर गई, और सारा शहर जो है, आधा शहर मर गया रात को सोते हुए। फिर जो मालिक थे यूनियन कार्बाइड के, वो भी देश छोड़ के भाग गए, राइट। तो क्या ही हो रहा था देश के अंदर। सो दैट दोज वर 80s, राइट, वन ऑफ द वर्स्ट डेकेड्स। 70s 80s एंड 90s बहुत ही अनस्टेबल, बहुत दंगे हो रहे हैं। 90s के अंदर बाबरी मस्जिद का डिस्प्यूट शुरू हो जाएगा, उसके ताले भी मिस्टर राजीव गांधी ही खुलवा के गए थे। राजीव गांधी का इंटरेस्ट नहीं था पॉलिटिक्स में आने का, बिकॉज फैमिली में डेथ ही हो गई थी। संजय गांधी प्लेन क्रैश में मर गए थे, इंदिरा गांधी वॉज असैसिनेटेड, उनको आना पड़ा, राइट। मे बी ही वाज नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, उल्टी सीधी हरकतें करते चले गए। अब पंजाब में राजीव गांधी ने लौंगोवाल, जो अकाली दल के एक लीडर थे, उनके साथ एग्रीमेंट साइन किया। दिस वाज नोन एज द राजीव लौंगोवाल अकॉर्ड 1985। इस एग्रीमेंट में बहुत सारी चीजें डिसाइड की गई कि पंजाब के जो लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं वो शांत हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, चंडीगढ़ विल बी ट्रांसफर्ड टू पंजाब, है ना। पानी के इश्यूज का क्या सोल्यूशन होगा, जो भी वो लॉन्ग पेंडिंग सेंटिमेंटल इश्यूज थे पंजाब के, वो सारे पंजाब के हक में सेटल करने की बात हुई। टेररिस्ट ने लौंगोवाल को ही मार दिया, तो अकाली दल के लीडर्स भी सेफ नहीं थे। जो भी जाके अब कांग्रेस पार्टी से नेगोशिएशन भी करेगा उसको मार दिया जाएगा। बट द थिंग इज देयर इज नो अदर वे आउट। कांग्रेस पार्टी इज द रूलिंग पार्टी इन द सेंटर, इज नो अदर वे आउट। तो असैसिनेशन का सिलसिला चलता रहेगा पंजाब के अंदर, बहुत सारे लोग असैसिनेट होंगे। भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के चेयरमैन भेजे जाएंगे, आईएएस ऑफिसर्स, उनको गोलियां मार दी जाएंगी, ये चलता रहेगा। फाइनली द चीफ मिनिस्टर विल बी ब्लोन अप। चीफ मिनिस्टर खुद ही मार दिया गया, बेअंत सिंह, राइट, यही चंडीगढ़ के अंदर उनके चीथड़े उड़ा दिए गए। साथ में और भी उनके बहुत सारे जो बॉडीगार्ड्स थे वो भी मर गए। नाउ दैट वाज अति एक्सट्रीम हो गई। उसके बाद देन केपीएस गिल वाज सेंट। अब ऐसी कंडीशंस ने उनको ये अपॉर्चुनिटी दी, यू कैन से, या फिर यू कैन से कि अब सिचुएशन इतनी एक्सट्रीम केओटिक हो चुकी थी कि आपको एक्सट्रीम एक्शंस लेने ही पड़ेगी। इसको बोलते हैं म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन, कि जब कहीं वॉर होती है वहां पर सिविलियंस नहीं मरेंगे, ये हो नहीं सकता।
अमेरिका अफगानिस्तान को इन्वेड करेगा, जहां पर टेररिस्ट हैं वहां पे अगर बॉम्ब गिराना है तो कुछ सिविलियंस की डेथ हो जाएगी, ये वॉर में एक्सेप्ट कर लिया जाता है और शायद वही एक्सेप्ट कर लिया गया। लेकिन अब उस समय सोशल मीडिया भी नहीं था, मीडिया भी नहीं था। आज जो सरकारें हैं, कोई भी स्टेट हो, वो कभी जर्नलिस्ट को उठा लेती हैं, कभी कुछ कर लेती हैं, आज इतना कुछ करते हैं, इतना मीडिया वगैरह होने के बावजूद। उस समय देयर वाज नो मीडिया, सो बहुत सारे फेक इनकाउंटर्स भी हुए, लेकिन केपीएस गिल ने फिर सिचुएशन जो है उसको अंडर कंट्रोल ले आया। और फिर पंजाब की सोसाइटी में हमेशा से ऐसी भावना थी दैट पीपल वर नॉट इन फेवर ऑफ एनी ऑफ दीज टू। ना ही वो सरकार के इतने एक्सट्रीम एक्शंस के फेवर में थे, और ना ही वो जो टेररिस्ट कर रहे थे उनकी फेवर में थे। बिकॉज जिस कम्युनिटी ने हथियार उठाए हैं, चाहे कश्मीर है, चाहे नागाज है, चाहे पंजाब है, सबसे ज्यादा नुकसान उसी कम्युनिटी का हुआ है। बिकॉज आप उस स्टेट के खिलाफ जो पाकिस्तान जैसी इतनी बड़ी सोफिस्टिकेटेड आर्मी को हरा रहा है, आप नहीं जीत सकते। अ ग्रुप ऑफ फ्यू हंड्रेड पीपल कैन नॉट विन वॉर्स अगेंस्ट एनी कंट्री। पाकिस्तान के खिलाफ बलोच लिबरेशन फ्रंट नहीं जीत रहा। आप समझ रहे हो इस बात को? जिस स्टेट के पास इतना पैसा होता है कि वो बस वेट कर रहा होता है कि मत करो मत करो, एंड बट वंस दे डिसाइड टू क्रश एनी सच इंसर्जेंसी, दे क्रश इट वेरी ब्रूटली। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस। यहां पर तो सेंटिमेंट की रिस्पेक्ट करने की कोशिश की जा रही थी, राइट? क्योंकि सरकार के मन में ऐसा भी होता है कि अपने लोग हैं, इतना गलत करेंगे तो हमारे खिलाफ ही आवाज उठ जाएगी। तो अंधाधुंध लोगों को मारना नहीं स्टार्ट कर दिया जाता, चाहे कश्मीर हो चाहे कुछ भी हो। लेकिन अभी नक्सल मूवमेंट क्रश करने का सरकार ने डिसाइड किया, तो सरकार ने 5 साल से भी कम समय लगाया। जो 50-60 साल पुरानी मूवमेंट थी, दिस इज नॉट पॉसिबल कि आप कुछ लोग इंसर्जेंसी उठाएंगे, और जो लीडर्स होते हैं वो तो अपने आप हथियार चलाते भी नहीं है, वो यंगस्टर्स वगैरह को यूज करते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं, उन्हीं को मरना है। लीडर्स को तो सपोर्ट मिलती है, पैसा मिलता है, एंड दैट इज अ बिजनेस। एक बात है, अभी भी कुछ पटियाला के बच्चों ने क्या किया, हिमाचल में विधानसभा पे जाके लिखा है खालिस्तान जिंदाबाद, विधानसभा की दीवार के ऊपर ही। हाँ, एसडीएम ऑफिस में जाके, पंजाब में एसडीएम ऑफिस के ऊपर खालिस्तान का झंडा लहरा है, 15 अगस्त या 26 जनवरी, इनमें से एक दिन में। अब हो क्या रहा था, बाहर अमेरिका में बैठे हुए कुछ व्यक्ति वीडियोस डाल देते हैं कि अगर आप करोगे तो आपको इनाम देंगे। अब वो बेरोजगार बच्चे हैं, वो क्या करेंगे, उनको कुछ लेना देना भी नहीं होगा, शायद इस मूवमेंट को समझते भी नहीं है, पास्ट भी नहीं पता, हिस्ट्री भी नहीं पता कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे पंजाब के लिए, बट दे डू इट एनीवे। वो फिर पुलिस उठा के ले जाती है, 1 हफ्ता लगता है उनको। आप विधानसभा के ऊपर लिख रहे हो कुछ भी, खालिस्तान जिंदाबाद, तो हिमाचल की पुलिस करेगी ना कुछ, सच ए ह्यूज थिंग। लेकिन जो बाहर बंदा बैठा है उसको क्या, उसको तो डिवीजन क्रिएट करनी है। 2 कम्युनिटीज के बीच में डिवीजन क्रिएट करेंगे, इधर से ये गालियां देंगे, उधर से वो गालियां देंगे, तो इनके समर्थक जो हैं इनको पैसा भेजेंगे कि सर हम सामने तो नहीं हो सकते, लेकिन आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, ये लो जी आपको देते हैं पैसे। ऐसे होता ना। और बहुत यंगस्टर अवेलेबल होता है जहां जहां पर इकोनॉमिक डिक्लाइन हुआ होता है, जहां की इकोनॉमी अच्छी नहीं कर रही होती, वहां पर ऐसी मूवमेंट्स चलाना बहुत इजी है। नेक्सलिज्म के अंदर भी ऐसे ही लोग जाते हैं। पंजाब की इंसर्जेंसी, कश्मीर की इंसर्जेंसी, दिल्ली एनसीआर में आपको नहीं ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस चल पाएंगी, नहीं चल पाएंगे। यहां पे ऐसी मूवमेंट बहुत बड़ी नहीं हो पाएगी, पॉसिबल नहीं है, राइट? सो लिंकेजेस ऑफ एक्सट्रीमिज्म विद डेवलपमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी में आपके सिलेबस के अंदर भी लिखा हुआ है कि विकास हो जाएगा तो एक्सट्रीमिज्म खत्म हो जाएगा अपने आप ही। सोसाइटीज में ऐसी आवाज आएगी कि जो बहुत ज्यादा फंडामेंटलिस्ट बात करेगा उसको सोसाइटी ही एक्सेप्ट नहीं करेगी क्या फिजूल की बातें कर रहा, तो ये बताओ न्यू ईयर कहां पे मनाना है, नया घर कहां पे बनाना है, आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया, उनकी डिस्कशन ही कुछ और हो जाती है। ऐसी होता है ना जहां पे डेवलपमेंट आ जाती है, दिस हैपेंस, एंड दैट इज हाउ यू विन सच इंसर्जेंसीज, और यही हुआ। ठीक बात है जी। लेकिन असम के अंदर भी ऐसे ही प्रोटेस्ट चल रहे थे। असम के लोग इस बात से चिंता में थे कि बांग्लादेश में माइनॉरिटीज को बार बार मारा जा रहा है, और बांग्लादेश से माइनॉरिटीज इन वेव्स आ रही हैं, तो असम की डेमोग्राफी ना चेंज हो जाए, बिकॉज बांग्लादेशी मुस्लिम्स भी आ रहे थे उस डिस्टर्बेंस से तंग हो गए,
राइट। सो यहां पर यंगस्टर्स ने, स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने प्रोटेस्ट करने स्टार्ट कर दिए एंड 1985 के अंदर असम अकॉर्ड साइन हुआ कि कुछ नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स बनाया जाएगा, जिसमें सारे लोग जो आज हैं उनका नाम लिख लिया जाएगा और नए लोगों को यहां पर सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी और इनको बाहर भेजा जाएगा। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है जी? बोलो बोलो मेरे इग्नोरेंट बच्चों। अभी वाले सर? नहीं, पिछले वाले। अभी वाले अभी वाले पूछूंगा। हेमंत बिस्व शर्मा। उनकी अगर आप बयानबाजी सुनोगे, इज कॉन्स्टेंटली स्पीकिंग अबाउट सारे माइग्रेंट्स उठा के बाहर भेज दूंगा, क्योंकि स्टेट के अंदर बहुत सेंसिटिव इशू है ये, सारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर है। वहां पे बहुत सारी ट्राइबल और यूनिक आइडेंटिटी और कल्चर वाली कम्युनिटीज रहती हैं। बहुत सारे इलाकों में आपको अगर जाना है तो इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है आपको। लद्दाख भी अगर आप घूमने जाओगे वहां भी परमिट लेके जाओगे, ऐसे नहीं गाड़ी उठा के पहुंच गए, राइट। बिकॉज वहां पर ट्राइब्स होती हैं, वहां पर बड़ी चिंता की बात होती है कि बाहर से कोई लोग आके हमारे यहां सेटल करके हमारे कल्चर को, यूनिक कल्चर को नुकसान ना पहुंचाएं। ये सारे ट्राइबल लीडर्स ने तो अंग्रेजों को नहीं छोड़ा, उनके खिलाफ शुरू हो जाते हैं तीर कमान लेके उनको मारने के लिए, जैसे बिरसा मुंडा और भी बहुत सारी ट्राइब्स। भारत सरकार ने 5th और 6th शेड्यूल बनाया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसमें लिखा गया कि आप जो करना चाहते हो करो, हमने इंटरफेयर करेंगे, राइट। सो दैट इज वाई ये असम के अंदर भी हुआ। कश्मीर के अंदर इलेक्शंस हुए और इल्जाम लगे कि वो इलेक्शंस जो है उसमें कुछ छेड़छाड़ की गई, फ्री एंड फेयर नहीं होने दिए गए और कश्मीर के अंदर भी इंसर्जेंसी स्टार्ट होगी, हथियार उठा लिए गए। इसके कुछ सालों के बाद कश्मीरी पंडित्स को उठा के वहां से बाहर फेंक दिया जाएगा। एंड ऐसी कहानियां चलती हैं कि जहां पर मीट की दुकानों में बकरे टंगे होते थे वहां पे महिलाएं टंगी हुई थी, रेप्ड, है। ये स्टोरीज नहीं बताई हैं किसी ने, हमें नहीं ना बताई। ये सिखों को टायर डाल के जिंदा जलाया गया था, कश्मीरी पंडित्स को मस्जिदों से अजान करके कहा गया था कि या तो इस्लाम कबूल कर लो या फिर निकल जाओ या अपनी बेटियां छोड़ जाओ। अभी सारे बुजुर्ग यूट्यूब पे मिलते हैं आपको, पार्टीशन से आए हुए, जो आपको बताएंगे कि मेरे पिताजी ने मेरी बहनों के सर मेरे सामने कलम किए। हम्म, क्यों नहीं बताया जाता? वाई इज द यूथ अनअवेयर अबाउट दीज थिंग्स? उनको पता ही नहीं है ये सब चीजों का, नहीं ना पता। क्यों नहीं बताया गया? कुछ एनएसजी के कमांडोज क्या बोलते हैं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, जो 26/11 में होटल ताज में गए थे वहां पे उनको आजाद करवाने के लिए, वो क्या कहते हैं कि हम जब गए थे तो सम वुमेन वर रेप्ड बाय टेररिस्ट्स, लेकिन इस चीज को भी बाहर पब्लिक नहीं किया गवर्नमेंट ने। क्यों नहीं किया? सारे जो टेररिस्ट आए थे 26/11 में, उन्होंने हाथ में मौली पहनी हुई थी, सर पे तिलक लगाए हुए थे, ओम के टैटू बनाए हुए थे। और बाद में हमारे देश के ही एक पॉलिटिशियन है, वो आप खुद ढूंढना कौन सी पार्टी के हैं और होम मिनिस्टर थे कहां के, उन्होंने कहा कि ऐसे मत इल्जाम लगाओ पाकिस्तान के ऊपर, अभी इस बात का कोई प्रूफ नहीं है कि पाकिस्तान ने किया। तो लेकिन फिर किसने किया है? इंडियंस ने कर दिया। ऐसा बयान देने का पॉइंट क्या है? रीजन वही है, इन सब चीजों का आप तक ना पहुंच पाना। रीजन है सेम, आपको बताया जाएगा कि देश का माहौल खराब होगा। कुछ लोग बोलते हैं कि आप अपीजमेंट करना चाहते हो, यू आर स्केर्ड ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी एंड यू डू नॉट स्पीक दीज थिंग्स अप, राइट। दीज आर टू साइड्स, इट इज फॉर यू टू डिसाइड व्हाट इज गोइंग ऑन इन द कंट्री। अब राजीव गांधी के समय पर जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हुई, एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 10th शेड्यूल, एंटी डिफेक्शन लॉ। एक पॉलिटिकल पार्टी की टिकट पर आप जीत के दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में स्विच नहीं करोगे, ठीक बात है। हालांकि अभी भी होता है, थोड़ा मुश्किल हो गया है। पहले क्या होता था, पहले तो ये खरीदो फरोख्त शुरू हो गई थी, हॉर्स ट्रेडिंग इसको बोलते हैं, कि आप अगर एमपी बन गए, किसकी सरकार बनेगी, वो जो आपको ज्यादा बोली में खरीद लेगा आप उसकी ओर चले जाओगे। लेकिन होता अभी भी है, अभी भी क्या होता है कि इसकी एक दो एक्सेप्शंस हैं, आप पॉलिटी के अंदर बड़ी डिटेल में पढ़ते हो 52nd अमेंडमेंट और एंटी डिफेक्शन। उसमें क्या है कि अगर 2/3 पॉलिटिकल पार्टी ही छोड़ के चली जाए, अगर मान लो कोई छोटी सी पार्टी है,
उसके टोटल एमपी या एमएलए ही 3 है, 3 में से 2 तोड़ लोगे तो जायज हो गया, 30 में से 20 तोड़ लोगे तो जायज हो गया, 2/3। तो उस एक्सेप्शन को आज भी यूज किया जाता है, राइट। अदरवाइज क्या होता है कि केस चलता रहेगा, एक बार सरकार बनाए किसी तरीके से, बट मुश्किल जरूर हो गया। एंड देन 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है, इसकी शुरुआत हुई थी ड्यूरिंग राजीव गांधी। ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और अर्बन लोकल बॉडीज, यानी आपके पंचायत के इलेक्शंस होंगे ही होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया। म्युनिसिपल बॉडीज के इलेक्शंस होंगे ही होंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया, क्योंकि उससे पहले सरकारें करवाती नहीं थी, इलेक्शंस ही नहीं करवा रही हैं, राइट। सो दिस वाज रिटन इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन। 73rd 74th 52nd, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स। पॉलिटी हुई है किसी की? यस। हाँ, उसमें आप कर ही रहे होगे। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो ये बड़ी डिटेल में आप करते हो, यहाँ तो हम पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री की कहानी कर रहे हैं, जो यहाँ पे खत्म हो गई हुई है। असल में वो खत्म हो चुका है हमारा, जितना हमें करना चाहिए, बिकॉज ये हिस्ट्री नहीं है, ये बहुत ही करीब आ गए ना अब हम, तो इनके ऊपर क्वेश्चंस थोड़े पूछे जाने के चांसेस कम होते हैं, कंट्रोवर्सी हो जाएगी कि अगर बीजेपी की सरकार कांग्रेस के खिलाफ साउंड करने वाला कोई क्वेश्चन पूछ ले एंड सो ऑन। हिस्ट्री जो है वो इंदिरा गांधी मैक्सिमम राजीव गांधी तक खत्म हो गई। अब नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आया 1986 में। लेटेस्ट कब आई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी? 2020 में, राइट। अगेन अवेलेबल ऑन यूट्यूब, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फाइंड द वीडियोज ऑन यूट्यूब चैनल एंड वॉच देम। कंप्यूटराइजेशन का प्रोसेस राजीव गांधी ने स्टार्ट किया। कंप्यूटर राजीव गांधी ने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। इट वाज अगेन टोल्ड, जैसा कॉन्स्टिट्यूशन जब लिखा गया था, कहा गया था कि भूखे नंगे देश को वोट क्यों दे रहे हो, राइस बाउल थ्योरी। फिर से बोला गया कि भाई इतने गरीब लोग हैं, इनको टीवी देख के क्या मिलेगा इनको, लेकिन टीवी हम सबके घरों में पहुंच गए, राइट। और टीवी जब आया, उसका नतीजा क्या क्या हुआ? संडे मॉर्निंग ऐसी सड़कें दिखती थी जैसे कर्फ्यू लग गया हुआ है, कोई सड़क पे नहीं होता था। क्यों? रामायण आने वाली है। हिंदू, सिख, मुस्लिम, एवरीबडी यूज्ड टू सिट इन फ्रंट ऑफ देयर टीवीज, महाभारत देखेंगे, रामायण देखेंगे। क्रिकेट मैचेस आए। अब ये तो हुआ, अब सरकार के पास एक ऐसा फैसिनेटिंग टूल आ गया कि सरकार अब कॉम्युनल इंटीग्रेशन करने के लिए, सोशल हार्मनी बढ़ाने के लिए, आपसी भाईचारा बढ़ाने के लिए टीवी का इस्तेमाल करेगी, राइट। वहां पे ऐसे गाने आएंगे, अब वही चलेगा। अब तो आपके पास चॉइस है, वहां पे तो चॉइस नहीं है। टीवी जब आएगा, एंटीना वगैरह हिला के आपको टीवी चलाना पड़ेगा, और वहां पर फिर गाने आएंगे, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। बेसिकली क्या था कि हम दोनों एक सुर में गाएंगे तो इंडियन हो जाएंगे। क्रिकेट मैचेस आने स्टार्ट हो गए, एग्रीकल्चरल अवेयरनेस के शोज आने स्टार्ट हो गए, और पहली बार खेती बाड़ी कैसे आप बेटर कर सकते हो ये टीवी पे पता लगना स्टार्ट हो गया, राइट। सो दीज थिंग्स, तो टीवी ने बड़ा जबरदस्त इंपैक्ट क्रिएट किया, और कंप्यूटराइजेशन हमने उस समय पर कर ली थैंक्स टू राजीव गांधी गवर्नमेंट, कि बाद में हमारा सर्विस सेक्टर इतना ज्यादा बूम करता है कि हम अगर सरप्लस कमाते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में, उस सर्विस में कमाते हैं, आईटी सेक्टर में कमाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में हमारे घाटे होते हैं, हम ज्यादा इंपोर्ट करवाते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। समझ गया? 10, राजीव गांधी के दौरान एक शाह बानो केस हुआ। अब देखो, देर आर सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट्स की सारी प्लेलिस्ट आपने देख लेनी है, सारी ही प्लेलिस्ट आपने देख लेनी है, ठीक बात है। सर गुजरात के दंगों में बोल नहीं, शाहबानो। नहीं नहीं, वो अलग शाह बानो है, ये भी राजीव गांधी है, राइट। सो शाह बानो केस में शाह बानो चली जाती है सुप्रीम कोर्ट एंड सेज कि मुझे मेंटेनेंस नहीं मिलती है तलाक के बाद, बिकॉज मुस्लिम पर्सनल लॉ में नहीं मिलती है। और देयर वाज अनदर थिंग नोन एज ट्रिपल तलाक, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक था कि तलाक तलाक एंड तलाक। तो कुछ लोगों ने तो व्हाट्सएप करने स्टार्ट कर दिए थे, अरब देश में गए हुए थे, बीवी यहाँ पे इंडिया में थी, उसको व्हाट्सएप पे भेजते थे 3 बार तलाक, कहते तलाक हो गया, और अपने पेरेंट्स को फोन कर देते थे कि मेरी बीवी को घर से बाहर निकालो जी, मैंने यहाँ पे तीसरी शादी कर ली है, राइट। दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग। अब यहाँ पे क्या हुआ कि
सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दी कि मेंटेनेंस दो जी। अब व्हाट हैपेंड, सड़कों पे फिर धरने लग गए एंड दे आर सेइंग कि ये तो हमारे पर्सनल लॉज जो हैं उसके अंदर इंटरफेरेंस होगी, सुप्रीम कोर्ट हमारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि मैं तो करता आया हूं अभी तक। बाकी धर्मों को अगर कुछ अपनी प्रैक्टिसेस जिसको वो मानते हैं उनके धर्म की प्रैक्टिसेस है, मैं नहीं मानता, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको बैन कर दिया हुआ है। पर यहां पर राजीव गांधी केम अंडर प्रेशर, तो उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए एक कानून लाया और उसको पास करवा दिया। राइट, सो बेसिकली सेइंग कि मेंटेनेंस मुस्लिम महिलाओं को नहीं मिलनी चाहिए। आर यू अ प्रोग्रेसिव कंट्री और व्हाट? आप महिलाओं को मदद करने के लिए कुछ करोगे ना, आपने नहीं किया, बिकॉज यू वर स्कैर्ड अबाउट दिस मुस्लिम वोट बैंक। मुस्लिम वोट बैंक एक वोट बैंक के रूप में एक साथ काम करता है हमेशा। राइट, यूपी बिहार के अंदर कुछ कास्ट बेस्ड वोट बैंक्स भी हैं, वो भी इसी तरीके से काम करते हैं कि हम हैं इस कास्ट के, ये है इस कास्ट का, इसको वोट डालेंगे जो मर्जी हो जाए। फिर वो कहता है कि तुम जो मर्जी करो, गोलियां चलाओ, माफिया राज चलाओ, लोगों की बेटियां उठा लो, हम कुछ नहीं करेंगे। जो कास्ट बेस्ड वोट बैंक वाली पॉलिटिकल पार्टीज थी वो ऐसे ही काम करते हैं। अब कांग्रेस पार्टी इस समय तक मुस्लिम वोट बैंक के साथ बहुत ही जुड़ चुकी थी, तो वो घबराई रहती थी हमेशा। अब इस बात से हिंदू नाराज हो गए कि भाई अब तो हद ही हो गई, कांग्रेस पार्टी जो है वो तो कुछ भी करने को तैयार हो गई है। तो अब हिंदू बहुत नाराज हो गए हैं, लेकिन वो एक सिंगल वोट बैंक के रूप में कभी वोट नहीं करते। वो अलग अलग मसलों पे वोट करते हैं, कोई कास्ट पे करता है, कोई डेवलपमेंट पे करता है, कुछ कोई किसी और चीज पे करता है, कोई अपने पर्सनल इंटरेस्ट पे करता है, बिकॉज बहुत फंडामेंटलिज्म नहीं है। तो यहां पे क्या हुआ, हिंदू नाराज हो गए तो सारे हिंदू छूट जाएंगे तो फिर भी नहीं सरकार बनेगी, अकेले मुस्लिम से नहीं सरकार बनेगी। तो यहां पर हार्डकोर हिंदू जो हैं उनको खुश करने के लिए क्या किया गया, बाबरी मस्जिद के ताले खोल दिए गए, क्योंकि वहां पर बाबरी मस्जिद जो बना था वो एक मंदिर को तोड़ के बना था, वो आर्किटेक्चरल तरीके से प्रूवन है। राइट, बिकॉज फाउंडेशंस और जो एक इस्लाम में मस्जिद बनाने का आर्किटेक्चर होता है, जब वो उसका पालन नहीं किया गया होता, कुछ दीवारें आपको हिस्टोरिकल दिख रही होती हैं जिसमें मंदिर जैसे आर्किटेक्चर हैं, सो वो प्रूव हो जाता है साइंटिफिकली। राइट, अब हिंदुओं को खुश करने के लिए बाबरी मस्जिद खोल दिया गया, वहां पर एक टेंट लगाया गया, कहते कि यहां पर आप रामचंद्र भगवान की पूजा कर लो। अब इस इशू को फिर जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने उठा लिया कि मंदिर क्यों नहीं बनना चाहिए। फिर अगर मंदिर था और तोड़ा गया था और राजीव गांधी जी ने दरवाजे भी खोल दिए हैं कि पूजा भी कर लो, तो फिर रामचंद्र भगवान जो हैं टेंट के नीचे क्यों रहे? उन्होंने ये इशू उठा लिया। कंट्रोवर्सी स्टार्ट यहां से हुई थी। देन बिफोर एक डिफेंस एक्वायरमेंट की गई थी, बाहर से जहाज वगैरह खरीदे जाने थे, डिफेंस हथियार खरीदे जाने थे, उसमें स्कैम हुआ है, किसी फॉरेन न्यूज़पेपर ने वो छाप दिया, राजीव गांधी का उसमें नाम था, उसका विरोध स्टार्ट हुआ, राजीव गांधी इलेक्शंस हार गए। इसके अलावा सेशल्स में तख्ता पलट होने वाला था। सेशल्स इंडियन ओशन के अंदर एक छोटी सी आइलैंड कंट्री है, मालदीव्स भी ऐसी ही एक कंट्री है इंडिया के बहुत करीब। तो यहां पर ऑपरेशन फ्लावर्स आर बूमिंग करके इंडियन आर्मी गई वहां पर और तख्ता पलट होने से बचाया। सिमिलरली मालदीव्स के अंदर भी इंडियन आर्मी गई, ऑपरेशन कैक्टस, यहां पर राष्ट्रपति जो हैं उनको मार दिया जाता है, इससे पहले उन्होंने कॉल कर दी इंडिया, एंड इंडियन आर्मी फिर वहां पे पहुंच गई और फिर तख्ता पलट होने से बचाया। राइट, एंड प्रॉब्ली द बिगेस्ट मिस्टेक जो राजीव गांधी ने की वो थी श्रीलंका के अंदर इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भेज देना। इंडियन आर्मी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एंड लास्ट टाइम किसी और देश के अंदर पहुंची, राइट, मदद करने के लिए श्रीलंकन सरकार की वहां के तमिल टेररिस्ट के खिलाफ, बिकॉज सिन्हाला मेजोरिटी से तंग आके तमिल्स ने अपनी ऑर्गेनाइजेशंस, इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशंस हथियार उठा लिए हुए थे, बनाई हुई थी। तो वहां पे गए आप, किसी फॉरेन टेरेन में आपकी आर्मी ट्रेंड नहीं होती है, इतनी गोलियां चली, इंडियंस मरने स्टार्ट हो गए। इससे पहले सर इंडियन आर्मी बांग्लादेश में भी तो गई थी। वो तो वॉर थी,
वो तो वॉर थी। वी डोंट कॉल दैट बूट्स ऑन ग्राउंड। बूट्स ऑन ग्राउंड होता है कि आप एयरलिफ्ट करके कहीं बीच देश में रख देते हो, आसपास से घिरी हुई आपकी आर्मी, मरने स्टार्ट हो गए हैं वो लोग। जैसे अफगानिस्तान में वो भेज देता है अमेरिका, इराक में अमेरिका भेज देता है। हमारा कुछ लेना देना नहीं है, किसी और देश के मसले हल करवाने के लिए हमने भेज दिया अपना बंदा, और वहां पे लोग मरने स्टार्ट हो गए। तमिल्स अब राजीव गांधी के बहुत खिलाफ हो गए। राइट, आप देखोगे ऑनलाइन सर्च करना यूट्यूब पे जाके, राजीव गांधी अटैक्ट। तो एक बार श्रीलंका गए हुए थे, एक उनकी नेवी वगैरह का सोल्जर था, वो होता है ना फॉरेन प्रधानमंत्री आता है तो आर्मी की एक वो मुआयना सा कर रहा होता है, उसने बंदूक का बट उठाया, राजीव गांधी के सर पे मारने की कोशिश की। राइट, बड़ी मुश्किल से वहां पे बच गया। उसके बाद राजीव गांधी इलेक्शन हारे हुए थे, इलेक्शन का प्रचार कर रहे थे, और एक तमिल लड़की ने, जो तमिल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई थी, उन्होंने राजीव गांधी को उड़ा दिया। तो ही ऑल्सो गॉट असैसिनेटेड फाइनली। ठीक बात है जी। इज इज क्लियर? तो इंडिया में एससी कितने परसेंट है? 52%। एससी माइनॉरिटी का बताया था एक बार, 52% है। माइनॉरिटीज? कौन सी माइनॉरिटीज? बोली माइनॉरिटीज नहीं, हम्म। मतलब जनरल के अलावा जो मतलब बाकी हो रहा है मतलब। अरे टोटल रिजर्वेशन है बताओ। सो इंडिया में 15-16% के खिलाफ हैं एससी, 8% के 8% के करीब हैं एसटी। राइट, सो 27-28% जो हैं ओबीसी। ये एस्टिमेट है, ये कच्चा एस्टिमेट है। ओबीसी ये जो रिजर्वेशन है ये इंट्रोड्यूस की थी वीपी सिंह ने। ठीक बात है जी। जस्ट सेकंड। अब जी आ गई वीपी सिंह की सरकार, नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट, तो मतलब बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज फिर मिलके कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एक कोशिश करती हैं। तो इन्होंने इंडियन पीस कीपिंग फोर्स श्रीलंका से वापस बुला ली। इनके होम मिनिस्टर थे मुफ्ती मोहम्मद सईद। होम मिनिस्टर का क्या काम होता है? देश को सुरक्षित रखना। गृह मंत्री जो अभी अमित शाह हैं, उनकी बेटी किडनैप हो गई। टेररिस्ट ने कश्मीर के अंदर उनकी बेटी ही किडनैप कर ली। उनकी बेटी वापस लेने के लिए कुछ टेररिस्ट छोड़ने पड़े। वो टेररिस्ट बाद में देश के सबसे बड़े बड़े टेररिस्ट अटैक्स करते हैं। राइट, सो क्या कर सकते हैं? सो कश्मीरी पंडित्स को छोड़ना पड़ा। इस समय एक्सोडस, मास एक्सोडस हुआ वहां से। सारे कश्मीरी पंडित्स बाहर आ गए, और कोई भी कश्मीरी पंडित आज तक वहां पर वापस नहीं जा पाया। मंडल कमीशन की एक रिपोर्ट पड़ी हुई थी। मंडल कमीशन बहुत पहले बनी हुई थी ओबीसीज के बारे में, एंड इस रिपोर्ट को लागू किसने किया? वीपी सिंह ने, और 27% रिजर्वेशन ओबीसीज को दे दी। इसके खिलाफ भी बहुत जबरदस्त विरोध हुआ। जनरल लड़कों ने अपने आप को आग भी लगा ली दिल्ली के अंदर विरोध करते हुए, बिकॉज सरकारी नौकरियां इस समय तक बहुत जरूरी हैं। अभी भी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन नहीं हुई है। सरकारी नौकरी के अलावा प्राइवेट सेक्टर है ही नहीं, ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है। राइट, सो रिजर्वेशन दी गई, एंड इसके बाद जो पॉलिटिक्स देश के अंदर स्टार्ट हुई उसको बोलते हैं मंडलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। मंडल पॉलिटिक्स की शुरुआत हो गई। यानी ये ओबीसी जितनी भी कास्ट ग्रुप्स होंगी उनके नाम पर बहुत वोट बैंक्स बन गए। कोई यादवों की पार्टी हो गई, कोई बहुजन समाज पार्टी हो गई। नाउ ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज पॉलिटिकल पार्टीज आर गोइंग टू बिकम वेरी पावरफुल। हालांकि करेंगे कुछ नहीं, अपने अपने लोगों का। राइट, ये बात बहुत क्लियर है
कि अपने अपने सेक्शंस के लिए सरकार में आने के बाद कुछ ज्यादा करते नहीं है, बिकॉज अगर आप कास्ट के आधार पर या धर्म के आधार पर वोट लेकर बैठे हो तो दैट इज व्हाट पीपल हैव डिमांडेड, और फिर वही दिया जाता है। स्कूल्स नहीं दिए जाते, विकास नहीं दिया जाता, नौकरियां नहीं दी जाती, सड़कें नहीं दी जाती, क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं दी जाती, डिग्निटी नहीं दी जाती। ठीक बात है जी। लाल कृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर थे, उन्होंने रथ यात्रा शुरू कर दी। रथ यात्रा जो है वो सारे देश में घूमेगी, लोगों को अवेयर करेगी कि भाई रामलला जो है टेंट में बैठे हुए हैं और उनका भी अपना मंदिर होना चाहिए, मंदिर जो जबरदस्ती गिरा दिया गया था भाई बाबर। तो इस दौरान यूपी के अंदर कार सेवक होते हैं वॉलंटियर्स, उनके ऊपर यूपी की सरकार ने गोलियां चला दी। बीजेपी ने सेंट्रल गवर्नमेंट से अपनी सपोर्ट वापस ले ली और वीपी सिंह की सरकार भी गिर गई। राइट, अब देखो यहां पे पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई ना, है ना। तो इससे आगे पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री थोड़ी सी पॉलिटिक्स है। इसके बाद 1990s में बहुत इंस्टेबिलिटी रही, फुल मेजोरिटी सरकारें नहीं आ रही थी। कुछ कुछ समय के लिए प्राइम मिनिस्टर्स बन रहे थे, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, एचडी देवेगौड़ा, आई के गुजराल, ये सब प्राइम मिनिस्टर्स बने। फाइनली डॉक्टर मनमोहन सिंह वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं और 2004 से लेकर 14 तक 10 साल एक सरकार रहेगी। ये थी यूपीए सरकार, जिसमें कांग्रेस वाज वन पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन उनके साथ बहुत सारी और सरकारें थी। फुल मेजॉरिटी सरकार मिली 2014 में। फुल मेजॉरिटी क्या होता है समझते हो? एक पॉलिटिकल पार्टी के पास मेजॉरिटी है, अदरवाइज क्या होता है, चीजें स्लो डाउन हो जाती हैं। बिकॉज यूपीए सरकार कहेगी कि क्या हम न्यूक्लियर डील साइन कर लें, तो कम्युनिस्ट कहेंगे कि नहीं, अमेरिका के साथ करके दिखाओ, हम अपनी 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 सीट्स, अपना समर्थन जो है वापस ले लेंगे, आपकी सरकार गिर जाएगी। फिर आपको 10 लोगों को मंत्रालय बांट रहे हैं, आपको लेन देन करते रहना है। जब एक पॉलिटिकल पार्टी के पास आ जाती है फुल मेजॉरिटी, अब उसको कुछ नहीं पूछना, जिसको रहना है रहो, जिसको नहीं रहना ना रहो। हो सकता है वो गलत फैसले करें, लेकिन डिसीजन मेकिंग फास्ट हो जाएगी। तेजी से फैसले लेने का एक नुकसान यह है कि गलत फैसले होंगे, बट द वर्स्ट डिसीजन यू कैन टेक इज टेकिंग नो डिसीजन। राइट, ये माना जाता है। जो लोग डिसाइसिव नहीं ना होते, हमेशा अटर्नली कंफ्यूज ही रहते हैं कि करना क्या है, वो जीवन भर नुकसान में होते हैं। जो लोग डिसाइसिव होते हैं वो जल्दी से करते हैं, गलत ही कर लेते हैं, गलत करके सही भी कर चुके होते हैं। बाकी लोग कंफ्यूज ही बैठे हुए हैं, वो डिसीजन लेने को बैठे हुए हैं। सो इंडिया के ऊपर यही कहा जाता है कि इंडिया में डिसाइसिवनेस नहीं है, वी आर वेरी स्लो, बिकॉज डेमोक्रेसी, टू मच डेलिब्रेशन, डिस्कशन। अब जो है पार्लियामेंट के अंदर आपको देखने को मिलता है, जैसे विंटर सेशन के अंदर 3-4 बिल एकदम पास करवा दिए गए, तो कह रहे हैं चर्चा नहीं हुई। तो अब पता नहीं कौन सी बात सही है भाई, करना क्या है। ये बात तो सही है कि हम चाइना के मुकाबले बहुत पीछे रह गए एंड वी नीड टू स्पीड थिंग्स अप, ये बात तो सही है कि, लेकिन क्या हमें डेमोक्रेसी, डिस्कशन, डेलिब्रेशन को कॉम्प्रोमाइज कर देना चाहिए? हम आंसर राइटिंग में कहेंगे नहीं, बैलेंस बना के चलना चाहिए। लेकिन जो चीजें प्रायोरिटीज हैं वो थोड़ी सी पॉलिटिकल मैच्योरिटी शो करनी चाहिए, ऑपोजिशन को भी, सरकार को भी, सभी स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर। स्पीडी प्रोसेस भी होना चाहिए, लेकिन डिस्कशन भी रहनी चाहिए। हम ऐसी बातें लिखेंगे, प्रैक्टिकली ऐसी बातें होती नहीं है। ठीक बात है जी। अब तो चलो, अब तो हिस्ट्री नहीं है। इसके बाद ये सारा कुछ 1990s में हुआ, इंडियन इकोनॉमी के रिफॉर्म हो गए, एलपीजी, कोल्ड वॉर खत्म हो गई 1991 में। कैसे खत्म हुई थी? यूएसएसआर के टुकड़े हो गए, डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। जीवन के ज्यादा घंटे एनसीईआरटी पढ़ते हुए लगाओ। 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं की किताबें आपको पढ़ाने के लिए कोई क्लास नहीं लगनी चाहिए। अगर लग जाए इट इज गुड, अगर नहीं लगेगी भाई पढ़ते रहो, सारी एनसीईआरटी पढ़ के खत्म करो। डोंट वेट फॉर एनीथिंग। सारे सब्जेक्ट सर, जो आपके पास लिस्ट बनी हुई है, आपको लिस्ट मिली हुई है इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी की, आपकी मेल पे शेयर हुई होगी, आपको ब्रोशर वगैरह में मिली होगी। एनसीईआरटी खत्म करो, इंपॉर्टेंट वाली। ये सारी कहानियां उनमें लिखी हुई हैं, डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, पंजाब में क्या हुआ था, दुनिया में क्या हुआ था, सारी चीजें लिखी हुई हैं। अर्ली प्रिपरेशन करने का कोई अर्थ नहीं है अगर हम एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हैं। राइट, मिलिटेंसी पंजाब के अंदर खत्म कर दी गई, बाबरी मस्जिद जो है उसको गिरा दिया गया। कैसे गिराया गया? भारतीय जनता पार्टी
और जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो चढ़ गए, उन्होंने गिरा दिया, विच इज नॉट ए गुड थिंग। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ये फैसला सुनाया कि राम मंदिर बनना चाहिए, वहां पे आर्कियोलॉजिकली राम मंदिर ही था, और साथ में बाबरी मस्जिद या कोई मस्जिद बनाने के लिए एक अलग से जगह भी दी गई। बाबरी तो नहीं उसको बोलना चाहिए, बिकॉज बाबर, औरंगजेब, हुमायूं, इनके नाम पे तो देश के अंदर कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो उस समय उन्होंने सेम फैसले के अंदर यह भी कहा कि हम उस बाबरी मस्जिद को गिराने के एक्शन की भी निंदा करते हैं, क्योंकि लॉ अपने हाथ में लेना कभी भी जस्टिफाइड चीज नहीं है। एनार्की नहीं देश के अंदर फैलाई जाएगी, क्योस नहीं देश के अंदर होगा, राइट। बट वो हो गया, उसके बाद वो डिस्प्यूट कोर्ट में चलता रहा। कश्मीर बहुत ही अनस्टेबल हो गया, वो अब धारा 370 वगैरह हटी है, पत्थरबाजी अब रुकी है। 1998 के अंदर ऑपरेशन शक्ति कर लिया हमने, और हम बन गए न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर बॉम्ब आ गया जी। अब हमारे साथ अगर कोई लड़ेगा, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अमेरिका, सब एक साथ अगर हमारे खिलाफ लड़ पड़ते हैं, तो अल्टीमेटली फिर न्यूक्लियर बॉम्ब्स मारेंगे और क्या करेंगे, राइट। सर्वाइवल पे अगर बन जाएगी, बिकॉज जैसे ही हमने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया, ये टेस्ट किया, हमने नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्रिन भी रखी। नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्रिन, इट सेज कि इंडिया पहले नहीं चलाएगा, हम नहीं चलाएंगे, हमारे ऊपर चलेगा तो चला देंगे, राइट। सो यूपीए केम टू पावर, दैट्स, ठीक बात है जी। इज दिस क्लियर? दैट इज द होल स्टोरी ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री। अब कल क्या करेंगे हम? कल क्या करेंगे? आंसर राइटिंग करेंगे, ठीक बात है। आपको क्वेश्चन आएगा, आपने उसका आंसर लिखना है, और आपको एक ईमेल आईडी भी आएगी, tests@launchpadeducation.in, वहां पे आपने अपना आंसर इवेल्युएशन के लिए भेज देना है। मतलब सर क्लास आपने घर से बैठ के लिखना, घर से बैठ के लिखो, आपकी इच्छा है, ठीक बात है जी। प्लानर है आप लोगों के पास?